कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड वेलकम यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द करियर सक्सेस। गाइस बिल्कुल सही कहते हैं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपके लिए अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो करेंगे, देयरफॉर आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो और विद द एंटायर सीरीज जिसके अंदर मैं आपके लिए मैकेनिकल के लिए एंड सिविल के लिए कुछ लेक्चर्स लेकर आऊंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देंगे। तो वैसे ही सर हम पहला लेक्चर लेकर आ गए हैं जो कि है आपकी अब की बार जेई पार सेट नंबर 1। मैं पहले बताता हूँ कुछ चीजें आपको जिससे कि आपका लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट इज आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड आरएसी का डिस्कशन करने वाले हैं। डेफिनेटली ये वीडियो सिविल वालों के लिए नहीं है, सिविल वालों के लिए ये वाली वीडियो नहीं है। सिविल वालों की मैं आपको पहले बोल चुका, मैं दो वीडियोस के अंदर हेल्प करूंगा, बट एक्चुअली मैंने सिलेबस द्वारा देखा तो आई गेट टू नो कि यहाँ पर आपका एफएम तो है ही है, सॉम के भी मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आपके कॉमन है, लेकिन साथ साथ में इंडस्ट्रियल करके जो आपका है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी आपके कुछ टॉपिक्स करते हैं, मैच करते हैं लाइक सीपीएम पर्ट वगैरह जो भी। तो ये तीनों वीडियो जब भी आएंगी तब आप उनके रिगार्डिंग आप लोग डेफिनेटली देखिएगा। ये आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो सिविल वाले इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिविल वालों को भी कि आप जब ये वीडियो, अभी तो लाइव होगी वीडियो है ना, तो जब ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगी, यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी, तो एक काम करना, खाली स्किप कर करके आप लोग ये वीडियो जरूर देखना। बिकॉज इससे होगा क्या, आप लोग को पता लग जाएगा व्हाट इज माय टीचिंग पैटर्न, हमारा टीचिंग मतलब मेरा टीचिंग करने का तरीका क्या है। और अगर आप, मैं इसमें क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर पढ़ाने वाला हूं, अगर आप लोग को लगे कि हाँ यार इसमें ठीक लग रहा है, तो आप लोग को बस कमेंट करना है एक नीचे कि यस सर इस तरह से ही हमारा सॉम का और एफएम का काम चला लो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर आप ऐसा करो कि हमें क्विक नोट्स प्रोवाइड कर दो, सिर्फ आप क्विक नोट्स प्रोवाइड कर दो, मतलब कि मैं ऐसे बता दूं कि देखो पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, देन इसका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ये होता है, सरफेस टेंशन फोर्स ये वाली होती है ना, इसमें ये चीज लगती है, कोहेसिव फोर्स ये होती है, एडहेसिव फोर्स ये होती है। ऐसे ऐसे करके अगर मैं आपको सारा कुछ बताना चाहता हूं तो मैं आपको डेफिनेटली वैसे भी करा दूंगा, जैसा आप बोलोगे मैं को वैसे करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ये सारी वीडियो मुझे पता है यहाँ पर काफी सारे कम लोग यहाँ पर वीडियो देखने वाले हैं, बिकॉज उनका सब्जेक्ट ये नहीं है ना, थोड़ा सा ऑडियंस यहाँ पर कम है। बट जितने लोगों ने मैसेज किया था, अराउंड 48-50 के आसपास मैसेज आए थे, कमेंट आए थे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को डेडिकेटेड है। तो आप भले यहाँ पर जो 4 लोग वीडियो देखे, भले यहाँ पर 500 लोग देखे, भले यहाँ पर 2000, 3000, 4000, 5000 जितने मर्जी देख लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर जरूर बात है, अगर सिविल वालों के लिए भी बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि मैकेनिकल वालों लाइक आपके कोई दोस्त है मैकेनिकल में, तो आप डेफिनेटली उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनका एटलीस्ट फायदा हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड आरएसी, देखो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स एंड आरएसी का। इसमें से 90% ऑफ द सिलेबस इस एक वीडियो से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 90% सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी लिखा है, मतलब 85 लगा लो, चलो 85 to 90% आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा इसी वीडियो से। आप लोग को एक सजेशन दूंगा बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। क्या कहते हैं, हाँ जी, एक तो सिविल वाली बात होगी। सेकंड बात बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी जा सकती है, मतलब मैं कोशिश करूंगा, हाँ 1 घंटे के अंदर ये वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर लेस देन 1 आवर के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगी, है ना। खत्म 1 घंटा तो नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा, उससे पहले वीडियो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, देखो मेरा पैटर्न क्या रहता है कि एक वीडियो में अगर आपको सारा कुछ मिल रहा है तो लेट इट बी, अगर वो 1 घंटे 2 घंटे की भी है चलेगा, वीडियो चलेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि मैं 3-4 सीरीज बनाऊं, 3-4 वीडियोस बनाऊं, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से एक वीडियो अगर 1 घंटे की जा भी रही है, इसको देखकर भी अगर आपका काम हो जाएगा तो आई थिंक ज्यादा कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। प्लीज आप लोग इसमें दिक्कत लाइक आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग ब्रेक करके देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इतनी पेशेंस तो खैर होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम तो सर पे आ गया। ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट पे फिर से लिख सकते हैं ना, प्लीज यार कमेंट पे सब कुछ लिखा करो। आप लोगों ने लिखा इसलिए मुझे समझ आया, तो वैसे ही यहाँ पर भी लिख देना कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी 1 घंटे के आसपास की चलेंगी तो ठीक है ना, लिख देना। ऑलराइट, तीसरी चीज सर, ये सर एक वीडियो अपलोड हुई थी करीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, ये हुई थी। ठीक है, ये नया बैच वगैरह छोड़ दो, है ना, अब तो आपका काम का नया बैच है नहीं, तो न्यू बैच को छोड़ देना। लेकिन इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर करीबन 18, 19 या 20 मिनट की लगा लो, लेस देन 20 मिनट्स की वीडियो है आपकी, है ना, 18 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर मैंने आपको ये बता रखा है कि आपको किस तरह से जेई का एग्जाम, किसके लिए, मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए मैंने बता रखा है कि किस तरह से आपको जेई का एग्जाम क्या करना है, अप्रोच करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आप टारगेट कर सकते हो लास्ट के फ्यू वीक्स के अंदर या लास्ट के कुछ मंथ के अंदर, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस टॉपिक्स को पढ़ना है, किस टॉपिक्स को छोड़ना है, वो सबके रिगार्डिंग मैंने बात करी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो मैंने वहां पर स्टार्टिंग में आई थिंक 5 सब्जेक्ट बताए हैं, 5 सब्जेक्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिनको आप छोड़ के जा नहीं सकते। ठीक है, तो जी बाकी ये तो आपको पता ही है सबके बारे में। अगर आप चाहें तो माई क्लास का बाई कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक लास्ट चीज, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी सर, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी इन क्वेश्चंस की।
तकरीबन 40 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से, मतलब थर्मोडायनेमिक्स एंड आरएसी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ 25 या 30 क्वेश्चन तो आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करा ही दूंगा, है ना। बाकी 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एक तरह से होमवर्क हो गया, और कुछ चीजें और आपको बोलूंगा वो भी आपको याद करनी है इसके रिगार्डिंग। तो आपका पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने पर मार्क्स नहीं लिखा है, मार्क्स लिखे क्या, यहाँ पर मार्क्स लिखे नहीं है। तकरीबन ये 20 मार्क्स का तो मेरे ख्याल से था, 15 to 20 मार्क्स का, आई थिंक 25 मार्क्स का ये टॉपिक था। आपके पक्के हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, अगर आप मेरे को जानते नहीं तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके काम की चीज जो है वो है गेट विद एन AIR ऑफ, मतलब मैं देता हूँ AIR ऑफ 691, ठीक है। इस सेकंड राउंड में मेरी 691 AIR आई थी, और गेट स्कोर था मेरा 63.68, यस 63.68 वाज माय स्कोर, 62.68 वाज माय स्कोर, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी रैंक वाज 2780, दिस वाज माय रैंक, ठीक है। एनीवेज, एसएससी जूनियर इंजीनियर मैंने 2 बार निकाला है सर, 2 बार एग्जाम निकाला है, ठीक है। आई वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ मेकिंग टू द एमईएस, वो बात अलग है, ठीक है। और बाकी चलो, हाँ, यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स ये भी मैकेनिकल से निकाला हुआ है, तो आपके काम की चीजें है ना, आपको पता होना चाहिए कि आई एम क्रेडिबल इनफ टू टीच यू, ठीक है। और टॉप मोस्ट इज दैट इज ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं टॉपर था अपनी यूनिवर्सिटी का, इट वाज स्टेट यूनिवर्सिटी, और मैं उसका टॉपर था। अच्छा भाई, आर यू रेडी गाइस? आपको रेडी तो होना ही पड़ेगा, रेडी तो आप पहले से होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा सा इस वीडियो का पेस हो सकता है आपको हल्का सा ज्यादा लगे, पेस थोड़ा सा ज्यादा लगे, बिकॉज अगेन मेरे पास क्या प्रॉब्लम है कि 1 घंटे की वीडियो जैसे ऊपर जाती है ना, तो लोग देखते नहीं है, डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अगर आप लोग मुझे ये श्योरिटी दे दें कि सर 1 घंटे की वीडियो चलेगी, सर 1 घंटा 1.25 घंटा भी चल रहा है वीडियो में, चल जाएगा, है ना, तो मैं फिर मैं आराम से पढ़ाया करूंगा। अदरवाइज अगर आपको ज्यादा पेस की इशू होता है तो आप 0.75x करके स्पीड पर देख सकते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इट्स काइंड ऑफ रिवीजन, तो मेरे ख्याल से आप लोग को सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। काफी सारी बात हो चुकी है, नाउ लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन देखना, पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में अच्छे लोग लुढ़क जाते हैं, और सच बता रहा हूँ तो पहले अटेम्प्ट के अंदर ही दिमाग खराब सा हो जाता है, मतलब देख के एक गलत, मतलब अगर मैं आपको बहुत सारी चीज क्वेश्चन लगा दूं ना, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हो। पूछा क्या, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या, मैं 0 डिग्री सेल्सियस के रिगार्डिंग नहीं पूछा। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है सर, 273.15 केल्विन, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या होगा सर, आंसर विल बी द बी, आंसर विल बी बी, सॉरी, हाँ ठीक तो है, बिल्कुल सही बात है। दैट इज +1 कर दो तो आ जाएगा 274.15 केल्विन। मैं पहले बता रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पूछा, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 डिग्री, 273.15 डिग्री, ठीक है। एक चीज और देख लो सर, एक होता है सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या बोलते हैं सर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है सर, जहां पर क्या होते हैं आपके तीनों फेस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जहां पर आपके तीनों फेस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस, है ना, वैसे प्लस मतलब तीनों के फेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, 3 और 3 फेसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होगा, 273.16 केल्विन। मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े परेशान करते हैं, याद रखिएगा। देन एक चीज और आती है सर, हाँ, एक आपको और देखने को मिल जाएगा, एक सेकेंड ना, हाँ, तो एक देखने को मिल जाएगा, एक आता है टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन बहुत सारे होते हैं, एक तो आपको देख लिया डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना, ये बात हो गया। साथ ही साथ में आपसे पूछता है एक बड़ा ही पॉपुलर इनका, फ़ारेनहाइट को, है ना, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो अगर ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना फॉर्मूला 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आपको मुझे बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को आप लोग कन्वर्ट करके बताएंगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है। आप लोग लिखेंगे कहां पर, कमेंट में लिखेंगे या फिर लाइव चैट में लिखेंगे, जहां पर भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जो भी लोग बाद में देखेंगे प्लीज कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ओके गाइस। then the energy of an isolated system is always constant which is given by, okay, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत कुछ सिखा देगा। पहली बात तो जरा देखते हैं, ये यहाँ पर यहाँ लिखे हैं 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, 3rd लॉ एंड लॉ ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले चीजें के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर 0th लॉ, मैंने इमेज ऐड करी आप, ओके, तो चलो यार ये तो लिखी भी है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अभी देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यस, 0th लॉ क्या बोलता है, 0th लॉ क्या बोलता है, अगर एक बॉडी क्या है, फॉर एग्जांपल बॉडी ए जो बॉडी है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, किसके साथ, बॉडी बी के साथ।
एक बॉडी ए है जो कि क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है किसका, बॉडी बी से। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, जो टेम्परेचर क्या है वो सेम हो जा रहा है सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ। सेम मतलब सराउंडिंग का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में आपस में, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना हीट एक्सचेंज वगैरह करने के बाद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबरी टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे। मतलब ए और बी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं यहाँ पर दैट इज टी ए विल बी इक्वल टू टी बी एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या, कुछ टाइम के बाद, जो भी होगा टाइम के बाद, ठीक है, ओके। हाँ, तो ए अगर इफ अ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। अब बी किसके साथ है, सी के साथ है, बी किसके साथ है, सी के साथ है, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिख दो, टी बी इक्वल टू टी सी, टी बी इक्वल टू टी सी। अब ये क्या बोलता है सर, इवन दो जीरोथ लॉ क्या बोलता है, इवन दो अपना जो ए और सी है, ए और सी है, वो दोनों के दोनों आपस में कांटेक्ट में है ही नहीं, दोनों के दोनों आपस में जुड़े ही नहीं हुए, आपस में कांटेक्ट में है ही नहीं, तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा, मतलब कंडक्शन से कोई भी हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन स्टिल क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों बॉडी ए के साथ बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी ए विल बी इक्वल टू टी सी, TA will be equal to TC, very very important। इसे बोलते हैं मतलब क्या, दोनों के दोनों even though two bodies are not in contact, but since body A is in contact with body B and are in thermal equilibrium and body B is in thermal equilibrium with body C, therefore A and C will also be in thermal equilibrium with each other। A and C will also be in the thermal equilibrium with each other। ऐसा करके कह सकते हैं TA will be equal to TC। ये बात करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, एक चीज और याद कर लो, हमारे 4 लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सबको तो याद रखते हैं, लेकिन जीरोथ लॉ भी है सर, जीरोथ लॉ भी है। जीरोथ लॉ का नाम क्यों जीरोथ लॉ रखा गया, इसको 1 क्यों नहीं बोला गया, बिकॉज जीरोथ लॉ एक्चुअल में क्या होता है, बाद में फाइंड आउट किया गया था, फर्स्ट लॉ पहले फाइंड आउट हो चुका था, फर्स्ट लॉ पहले फाइंड आउट हो चुका था, जीरोथ लॉ पहले से बाद में फाइंड आउट किया गया। और जीरोथ लॉ जो बात करता है वो बेसिक बात करता है, टेम्परेचर की मेजरमेंट के रिगार्डिंग बात करता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया। तो इसीलिए इसको पहले नाम दे दिया गया, जीरोथ लॉ इसको बोल दिया, ठीक है। चलो जी, इसका आंसर ऐसे क्या, फर्स्ट लॉ का आंसर है, अभी बताता हूं हमको। और क्या, अच्छा एक चीज और याद कर लो, इसके अंदर एक होता है क्या, इसे बोलते, एक होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब सर ये क्या होता है, अब ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, देखो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जो बॉडी मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जो क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड साथ ही साथ में फिजिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों के अंदर जो हो जाए, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों के अंदर हो जाए, तो उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर बोलते हैं। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम वगैरह क्या होता है, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतनी तैयारी तो कर ही रहे होंगे, है ना, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सो, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पर सिस्टम के बारे में मेंशन किया हुआ, सिस्टम के बारे में मेंशन किया हुआ, तो सिस्टम भी सर 3 प्रकार के होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आपका क्या होता है अपना तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर आइसोलेटेड का वर्ड यूज किया हुआ ना, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। चलो जरा देखते हैं, एक यहाँ पर लिख रहा हूं मैं मास इंट्रैक्शन और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एनर्जी इंट्रैक्शन, मास इंट्रैक्शन, एनर्जी इंट्रैक्शन। देखो होता क्या, ओपन सिस्टम के अंदर मास भी ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर भी हो सकता है, मतलब क्या है, आप यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, कुछ मास मतलब 2 किलो यहाँ पर मास था, 2 किलो 1 किलो वहां पर आप दे सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो इस बॉडी से, इस सिस्टम से आराम से ट्रांसफर कर सकते हो मास को, उसे बोलेंगे अपन ओपन सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, देन क्लोज सिस्टम के अंदर सॉरी एनर्जी इंट्रैक्शन भी यहाँ पर होगी। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आपका मास का इंट्रैक्शन कोई नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, एनर्जी का इंट्रैक्शन क्या पर होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेट मतलब क्या है, आइसोलेट, आपको पता है कोविड के अंदर क्या होता है, आइसोलेशन में डाल देते हैं, आइसोलेशन में डाल देते हैं, ना यहाँ पर मास का इंट्रैक्शन होता है, ना यहाँ पर एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, एकदम बिल्कुल कोने में, एकदम बिल्कुल अकेले में डाल देते हैं, नो मास इंट्रैक्शन, नो एनर्जी इंट्रैक्शन। अच्छा, एक और होता है, एक और बोनस बताता हूं आपको, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है आपका इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड जो आप बोलते हो ना, आप लोग बॉटल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, बॉटल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, चाय गरम, जो आपकी चाय गरम की गरम रहती है, सर्दियों में पानी गरम का गरम रहता है ना, तो इंसुलेटेड सिस्टम ये क्या होता है सर, है ना, इंसुलेटर वो क्या बोलते हो, एक वो पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, बॉडी वार्मर, वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, इंसुलेट करता है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मास का इंट्रैक्शन भी होगा, एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, लेकिन किसका इंट्रैक्शन नहीं होगा, किसका इंट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर हीट का इंट्रैक्शन नहीं होता है ना। एनर्जी बहुत सारी रखी होती है, लेकिन इसमें क्या है, एक हीट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप, तो हीट का इंट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, हीट इंट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0, मतलब हीट इंट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0, क्या लिखूं पर, चलो आई मैं लिख देता हूं, हीट इंट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0, है ना। इंसुलेटेड में क्या होता है, आपका हीट इंट्रैक्शन नहीं होती, बाकी सब कुछ इंट्रैक्शन होता रहेगा, आप चाय निकालते भी हो, कॉफी आप जो मग से आप चाय निकालते भी हो, चाय वापस डालते भी हो, तो मास इंट्रैक्शन आराम से हो रहा है, लेकिन आपका जो एक बार बंद कर दिया तो क्या होगा, हीट इंट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, ओपन सिस्टम, क्योंकि ओपन में क्या हो रहा है, अच्छा ओपन, एक मिनट, हाँ ये देखते हैं। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्योंकि मास का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मास का इंटरेक्शन कोई नहीं हो रहा, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्क डन यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इंसुलेटेड के अंदर तो कोई अगेन यहाँ पर वर्क डन, मतलब आइसोलेटेड के अंदर तो वर्क डन जीरो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और इसीलिए बोलते हैं जो हमारा टोटल मिलाकर क्या है, यूनिवर्स है वो क्या हमारा टोटल मिलाकर क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या आता है, सिस्टम भी आता है, सराउंडिंग भी आता है, और यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आप दे लेंगे कि यूनिवर्स क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम के अंदर वर्क डन बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके अंदर दो चीज आती हैं, और एक कंट्रोल वॉल्यूम होता है, और एक कंट्रोल वॉल्यूम और एक कंट्रोल बाउंड्री कंट्रोल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। आप लोग आई थिंक देख लीजिएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये तो छोड़ दो इसको, ठीक है। अच्छा, एक काम करना जिसमें मैंने वर्क डन के रिगार्डिंग बोला है। अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग करना क्या, कहां लिखाऊं यहाँ पर, एक चार्ट देखो, एक चार्ट बनाना, एक सिंपल A4 का पेपर लेना है ना। यहाँ पर लिख देना सारे के सारे प्रोसेसेस। आइसोबारिक क्या होता है, सॉरी ऐसे लिखता हूं, चलो, हाँ, आइसोकोरिक, आइसोबारिक मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, या फिर आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, इसको आइसोपेस्टिक बोलते हैं, ठीक है। नाम सबसे सब लिखते रहना, इधर साइड में नाम लिख देना। यहाँ पर आप लिखोगे कौन सा अपना आ गया, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट इंडक्शन जीरो, इसे बोलते हैं एडियाबेटिक, और यहाँ पर आ गया पॉलीट्रॉपिक भी आ गया, ठीक है। इधर यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखना क्या, यहाँ पर आप लिखना वॉल्यूम, यहाँ पर आप लिखना अगेन प्रेशर लिखना है ना, ऐसे करके। तो आपको पता लग जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिख देना कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी ये छोड़ दो, तो पता लग जाएगा आपको। ये लिखना है पर वर्क डन, यहाँ पर लिखना वर्क डन, यहाँ पर लिखना हीट लिखना, यहाँ पर आप उनके जो भी फॉर्मुलेज वगैरह वो लिख देना, ऐसे करके बस हल्का हल्का देख लेना। मैंने को पहले बताया आपके पेपर के अंदर फॉर्मुले जो होंगे वो काफी ज्यादा मतलब फॉर्मुला बेस्ड, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कम आएंगे आपके कंपैरेटिवली। अगर मतलब जनरल ट्रेंड तो यही होता है, एटलीस्ट आपके न्यूमेरिकल यहाँ पर कम आएंगे, है ना। तो जो भी आपके यहाँ जैसे वर्क इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन नहीं होता, यहाँ पर वर्क आपकी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर। ऐसे यहाँ पर लिख देना, हीट इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे यहाँ पर जो भी फॉर्मुला वगैरह हो गया, फॉर एग्जांपल CV इंटू डेल्टा टी, ये आपका क्या होता है, हीट इंटरेक्शन का फॉर्मुला होता है। ऐसे जो भी और फॉर्मुले वगैरह हो गए वो सारे सारे आपको यहाँ पर नोट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला बनाना आप खुद ही, है ना। ये मैं ऐड करना एक्चुअली भूल गया हूँ, बट कोई नहीं, आप लोग बना लेंगे खुद, है ना, इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। चलो बात करते हैं बाकी सब लॉस की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सर क्या करता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात करता है। इसको अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, जो कि क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो एनर्जी क्या है बिफोर और एनर्जी क्या है आफ्टर, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब क्या है, बैलेंस पर है, दोनों के दोनों क्या है, मतलब क्या होगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो सकती है एनर्जी, लेकिन एनर्जी क्या रहेगी, सेम ही सेम रहेगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव लॉ, इसको क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं सर, है ना। क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि आपको क्वांटिटी की रिगार्डिंग बात करता है, कितनी एनर्जी पहले थी, कितनी एनर्जी बाद में थी। फॉर एग्जांपल 10 पहले थी, मैं आपको एनर्जी का नाम नहीं लिख रहा हूं, बस लिख रहा हूं पहले 10 थी, अभी भी क्या है 10 ही रहेंगे। तो ये आपकी मेजरमेंट करता है कि कितनी एनर्जी आपकी रहेगी। अगर मान लो कोई एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, आपकी एनर्जी को लूज होगी, तो क्या वो किस टाइप की लूज होगी, किस टाइप का, क्या मतलब किस क्या कहते हैं, सॉरी ये हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बात करता है किसके रिगार्डिंग, सेकंड लॉ को बोलते हैं अपन क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटेटिव लॉ। क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि ये बात करता है कि क्वालिटी क्या है एनर्जी की। इसको डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं, डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं, डायरेक्शनल लॉ भी यहाँ पर बोलते हैं, डायरेक्शनल लॉ भी यहाँ पर बोलते हैं। देखो होता क्या है, एनर्जी बिफोर एनर्जी आफ्टर क्या है, सेम रहेगी, लेकिन क्या है इसमें से कितनी एनर्जी यूज कर सकते हैं और कितनी एनर्जी क्या है अनयूजेबल है, मतलब क्या कितनी एनर्जी क्या है एक्चुअल में वेस्ट है, उसके रिगार्डिंग जो बात करता है वो बात करता है सेकंड लॉ। तो क्वालिटेटिव, कितनी यहाँ पर क्वालिटी वाला काम हो सकता है, कितना क्वालिटी वाला काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 घंटे के अंदर से एक्चुअल में 4 घंटे तक क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूंगा, तो ये क्या हो गया, वेस्ट टाइम हो गया। तो आप एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं। तो अगर 10 घंटे की रिगार्डिंग बात होती है तो क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर 6 घंटे जो कि एक्चुअल में क्वालिटी वर्क है वो क्या बात करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऐसे करके। और ये देखो यार, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म एंड यूजेबल फॉर्म, चलो छोड़ो कुछ नहीं है कहानी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है सर, द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर के ऊपर मतलब क्या है, -273 -273 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली -273 केल्विन, मतलब क्या 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर जो कि आपका -273 केल्विन होगा, अगर इस पे चले जाओगे तो सॉरी -273 केल्विन नहीं 0 केल्विन होगा, 0 केल्विन मतलब क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आप इस पे जाओगे 0 केल्विन पे क्या होगा, आपकी क्या हो जाएगी, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इतनी मैंने यहाँ पर बात बोली बस, ठीक है। चलो जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर काफी सारी बातें हो चुकी हैं। अच्छा, इसकी थोड़ा फॉर्मुला भी देख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मुला होता है Q, दैट इज हीट इंटरेक्शन, change in interaction is equals to
क्या कहते हैं अपना इंटरनल एनर्जी यू से शो करते हैं प्लस वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। तो ये आप याद रख लेना, ये आपका फॉर्मुला सा रहता है। अगर आपको क्या बोलेगा कि अगर मान लो वर्क डन क्या हो रहा है आपका ऐड हो रहा है सिस्टम में, वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क हम कर रहे हैं, मतलब इस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो उसे लेते हैं अपन पॉजिटिव, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। वर्क अगर आप किसी इंसान के लिए आप काम करोगे तो क्या होगा, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, एहसान कर रहे हो, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर कोई इंसान आपके लिए काम कर रहा है तो आप एहसान ले रहे हो, एहसान लेना मतलब क्या, पॉजिटिव चीज है, आपके दोस्त आपका साथ दे रहे हैं। हीट इंटरेक्शन में क्या होता है, अगर आपने इसको दिया तो क्या होगा प्लस, जिसमें भी अगर आपने किसी चीज में ऐड किया तो आपने मतलब क्या करा, सिस्टम के अंदर आपने ऐड करी हीट तो क्या आपने प्लस किया, और अगर आपने सिस्टम से निकाली है हीट तो क्या होगा, माइनस हो गया। तो ये थोड़े से होते हैं कि इतनी हीट ऐड करी, इतनी हीट या करी, तो बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं। इफ अ मशीन प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ वर्क by consuming 100 kg of heat, this machine will be called as, देखो ये सारी मशीन जो है ना आपकी PPMM, इसको बोलते हैं क्या, परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन। अब कौन सी है, परपेचुअल मोशन मशीन, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। अब होती क्या है सर, होती क्या है अभी देखते हैं जरा। वो बेसिकली बोल क्या रहा है कि भैया 100 kg ऑफ, मैंने 100 किलो जूल ऑफ क्या हीट दे दी, कंज्यूम मतलब क्या, दे दी, मतलब हमने वहां उसने इस्तेमाल करी, उस हीट को इस्तेमाल करा, तो कितनी आपकी 100 किलो जूल ऑफ हीट क्या होगी, आपने दे दी है। और क्या हो रहा है, आपका जो काम कर पा रहे हो 100 किलो जूल का काम कर पा रहे हो, मतलब क्या है, लॉसेस क्या है, लॉसेस क्या है आपके, लॉसेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी लॉसेस नहीं है। मतलब क्या है, एक तरह से 100% एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 100% के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल में एफिशिएंसी जो होती है 100% कभी भी नहीं होती है ना, कभी भी आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्चुअल में इसका ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, पीपीएम। लेकिन देख लेते हैं होती ठीक है, देखो जुगाड़ है, सिंपल सा क्या है, जुगाड़ है। पीपीएम1 क्या करती है, वायलेट करती है फर्स्ट लॉ को। इसको याद करने का तरीका क्या है, बाइक विदाउट पेट्रोल। ये सर क्या बोलता है, ये सिंपल सी कहानी क्या बोलता है, अभी हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, बोलता है क्या सर, क्या आपने क्या करा है, आपने फॉर एग्जांपल आपने बाइक चलानी है, बाइक विदाउट पेट्रोल है ना, तो आपने बाइक चलानी है, लेकिन आपको पेट्रोल देना नहीं है, मतलब क्या है, अगर पेट्रोल दोगे तो क्या होगा, कंबशन होगा, कंबशन में क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो होगी, केमिकल एनर्जी क्या होगी, चेंज होकर जाएगी, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, और फिर आपके पहिए घूमेंगे, और पहिए घूमेंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा, आप मतलब उसको जो कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, और मैकेनिकल एनर्जी फर्दर आप जैसे रेस दोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तब जाकर आपकी क्या होगी, बाइक चलने लग जाएगी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम एनर्जी दे ही ना, और सीधा हम क्या कर लें, काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर लें। तो भैया एनर्जी जो होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आप कहीं आपने एनर्जी दी नहीं और आप सिंपल क्या करने लग जाओ, चला लो। विदाउट गिविंग एनर्जी यू कैन नॉट हैव द आउटपुट। ये बात करता है किसके अंदर, दैट इज पीपीएम ऑफ 1, राइट। तो ये आपकी मतलब ऐसी मशीन, ये बेसिकली बात करता है कि ऐसी एक मशीन है जो कि आप एक तरह से काम कर रही है, मतलब बाइक विदाउट पेट्रोल है, मतलब ऐसे एक मशीन बनाई जाए जो कि या बन सकती है कि दैट इज जो कि हम कुछ एनर्जी दे ही ना, लेकिन स्टिल वो क्या करे, आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। जितनी भी परपेचुअल मोशन मशीन है वो सारी क्या है, कॉन्सेप्ट है खाली, और वो बिल्कुल भी मतलब क्या कहते हैं, एक्चुअल में उसकी कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सबके सब क्या करती है, वॉयलेट करती है, सबकी सब क्या मतलब है ही नहीं, प्रूव ही नहीं हो सकता, वो ऐसी बनी नहीं सकती मशीन। ठीक है, अच्छा जी। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, ये करती है सर, वॉयलेट करती है सेकंड लॉ को। क्यों, ये क्या बोलती है, बाइक विदाउट पेट्रोल प्लस विदाउट एग्जॉस्ट। अभी मैंने बात करी क्या, दैट इज क्या कहते हैं, सॉरी ये आपका हो गया, मैंने आपको यहाँ पर क्या कहता, हाँ सेकंड है ना, ठीक है, मुझे लगा फर्स्ट काइंड मैंने बोल दिया। हाँ, इसका मतलब क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए, सॉरी 100% हो जाए, हाँ यही बोल रहा है। मतलब क्या है, आपने पेट्रोल डाला बाइक के अंदर और आपका कुछ भी धुआं निकला ही नहीं, मतलब क्या है, कुछ भी ऐसी एनर्जी, देखो धुआं क्या होता है, गर्म होता है, अगर उस गर्मी को, अगर उस हीट को इस्तेमाल करके हम वापस इंजन में डाल देते तो फिर से क्या होता है, उस एनर्जी को, हीट एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते, तो हमारी बाइक क्या होती और अच्छी चल पाती। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका कोई एग्जॉस्ट निकले ही ना, एग्जॉस्ट के जो भी आपका पेट्रोल वगैरह जो भी जा रहा है, जो भी हाइड्रोकार्बन, इनको हम फिर से जला सकते थे, है ना। अगर आपको पता हो तो हमने एक चीज होती है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, है ना, ये सबका इस्तेमाल होता है। चलो बहुत सी चीजें होती है वैसे, है ना, दो डबल स्टेज वगैरह लगाते हैं टरबाइन, आप सबको पता होगा। तो क्या होता है, तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग वापस उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। रीजनरेटर्स लगाए जाते हैं, रीजनरेटर लगाए जाते हैं, आप लोग को पता होगा, है ना, ये सब के सब रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं चीजों के, है ना। रीजनरेटर्स लगाए जाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ भी ना लगाए, स्टिल हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता सर। आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, एफिशिएंसी कैन नॉट बी इक्वल टू 100%। ठीक है, तो वर्ड टू द सेकंड लॉ। थर्ड क्या बोलती है भैया, बाइक क्या है, लॉसेस ही नहीं है सर, लॉसेस ही नहीं है कोई। मतलब क्या है, आपने पेट्रोल डाल रहे हो, बिल्कुल डालो, पेट्रोल डालो, है ना, पेट्रोल डालो, लेकिन पेट्रोल डालोगे और जितना पेट्रोल डालोगे, अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, अब 1 लीटर पेट्रोल के अंदर आप बिंदास पूरी लाइफ चलाते रहो, यानी कि क्या आपकी एवरेज क्या है, इनफाइनाइट क्या है, आपकी गाड़ी की एवरेज क्या होगी, इन्फिनिटी आपकी एवरेज होगी।
मतलब क्या, एक बूंद पेट्रोल भी डालोगे उससे भी क्या होगा, पूरी की पूरी जिंदगी कर सकते हो, बाइक चला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा अल्टीमेटली क्या करेगी, पूरी की पूरी कन्वर्ट कर जाएगी, और मतलब कभी लॉस होगा ही नहीं, कोई बाइक में कोई लॉस होगा होने नहीं वाला। आप कोई भी मतलब इवन रोड पे चल रहे हैं तो आपको पता है फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन भी यहाँ पर नहीं होगी, तो ऐसी क्या ही बाइक चल जाएगी। हाँ, आप लोग को पता है कि बिना फ्रिक्शन के तो बाइक चल ही नहीं पाती, टायर ग्रिप बना ही नहीं पाएंगे, है ना, ऐसे करके आपको बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तीनों की तीनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, पूछते सर क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू, बताओ सर, फटाफट से बताओ। देखो थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन आपका, इसका आंसर तो आपको पता ही लग जाएगा, इसका आंसर तो आपको पता लग जाएगा। देखो पहली बात तो 750 तो ये हो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये तो गलत है। कैसे गलत है सर? ये आपका यहाँ पर होना चाहिए 760 mm ऑफ Hg होना चाहिए। पहली बात तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत है। उसके बाद ये इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। जितने लोगों ने आंसर किया बहुत अच्छी बात है। देखो सर, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं घुमा भी सकता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा है वन बार लिखा हुआ है, ये तो गलत है, ये तो यूनिटी गलत है, किलो पास्कल नहीं होगा, पर मेगा पास्कल होगा, तो वो तो आपने देख लिया। वन बार भी लिखा हुआ है, क्या ये वन बार भी इसका आंसर हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन कैसे चेंज करूंगा? इक्विवेलेंट को हटा दो, मैं लिखूंगा अगर प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली, कौन सा ली, अप्रोक्सीमेटली, स्पेलिंग वाले देख लेना यार, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अगर मैं इक्विवेलेंट को हटा लेता हूं, इक्विवेलेंट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के रिगार्डिंग बात कर रहा है, और अगर लिखता हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन बार, होता है, डेफिनेटली होता है। तो अगर ऐसा लिख दूंगा तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, उस केस में क्या होना चाहिए, आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो, और ये वाला स्टेटमेंट लिखिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप डेफिनेटली सी पर आंसर करके आएंगे, आपका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो ये आपका क्या है, सारे यूनिट्स हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, साथ ही साथ में 1 पॉइंट कहां गया, हाँ ये पास्कल, या फिर इसको कर दोगे मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पास्कल में आ जाएगा। देन अगर आप एमपीए में देखना चाहोगे, यही आपसे पूछा था पेपर के अंदर, अभी जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था, तो ये आपका एमपीए में आ जाएगा। देन साथ में 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1 बार से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 1.01325 बार ये होता है इसकी। 760 mm ऑफ Hg भी होता है सर, और साथ साथ में 760 टॉर। देखो क्या होता है, यहाँ पे पूछ सकते हैं, वन टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg यहाँ पर होता है। टॉर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टॉर्सली से होता है, टॉर्सली, जिन्होंने एक्चुअल में इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करी थी, तो टॉर क्या मतलब टॉर्सली के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं। और एक और लास्ट यूनिट है, कभी कभार पूछ लेते हैं, 14.69 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर याद रखिए, बस वैल्यू याद रखनी और कुछ नहीं करना, ठीक है, पहली वैल्यू याद रखनी, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यू है, ये कहां पर होती है, इसे बोलते हैं सर अपन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि यहाँ पर होता है आपके सी लेवल पर लिया जाता है, सी लेवल पर यहाँ पर मेजरमेंट की जाती है, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन तो आप आंसर कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने सारा कुछ आपको बताया, इंटरनल एनर्जी वगैरह कहां पर रहती है, सब कुछ है, आप आंसर कर लोगे। इसका ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये आप आंसर कर लीजिएगा, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज, रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या, आपकी दो टाइप की रिवर्सिबिलिटी होती है। अच्छा, एक तो होती है सिंपल, देखो एक तो होती है रिवर्सिबिलिटी, एक होती है इरिवर्सिबिलिटी। एक होती है रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोसेस है ना, वो सारा का सारा कहां पर, इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाए। तो अगर इनिशियल स्टेट से कोई फाइनल स्टेट पर गया आपका प्रोसेस, और फाइनल स्टेट से जब इसको वापस सारी चीजें हम क्या करके वापस चेंज करेंगे, तो आपका इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, रिवर्सिबिलिटी, दिस इज रिवर्सिबिलिटी। और इरिवर्सिबिलिटी भी क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि आपका फाइनल स्टेज पे ना आए, कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी, ये क्या हो, गंद डल गया एक बार, इरिवर्सिबिलिटी है ना, ये क्या होता है सर, आपका कुछ ना कुछ क्या करे, आपका फाइनल स्टेट पर पूरा का पूरा ना पहुंच पाए, साथ में क्या हो जाए, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाए, कुछ ना कुछ क्या हो जाए, लॉस हो जाए, कुछ ना कुछ लॉस हो जाए, ठीक है। लॉस क्या हो सकते हैं सर, फ्रिक्शनल लॉस हो सकता है, है ना, एनर्जी लॉस होता है। देखो फ्रिक्शनल हो गया, हिस्टेरेसिस हो गया, देन कम से आपका क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन इज एग्जांपल ऑफ द सेम। ये सब क्या करेंगे आपके, क्या करेंगे, दैट इज कॉज करेंगे व्हाट, क्या कहते हैं आपकी इरिवर्सिबिलिटी कॉज करेंगे। साथ में थ्रॉटलिंग होता है, बहुत सारे होते हैं, थ्रॉटलिंग हो गया आपका, है ना, बहुत सारे और भी होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस से अगर आप हीट ट्रांसफर करो तो भी होता है, ऐसे करके यहाँ पर होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिखी गया, वैसे पर देख लेते हैं। प्रेशर टेंपरेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर अप्रिशिएबली फ्रॉम द दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रहा है, प्रेशर और टेंपरेचर क्या है, बिल्कुल जो सराउंडिंग के टेंपरेचर है, ये आपका सिस्टम है, मान लो ये आपका सिस्टम है, यहाँ पर आपका जो प्रेशर और टेंपरेचर है, ये सराउंडिंग के प्रेशर और टेंपरेचर से ज्यादा इसका फर्क नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा फर्क हो गया, बहुत ज्यादा फर्क हो गया, तो जब भी क्या होगा, आपका हीट ट्रांसफर हो जाएगा, उसका आप रोक नहीं सकते।
क्योंकि आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो अगर आपका T1 है यहाँ पर T2 है, अगर ये T1 इज ग्रेटर देन T2 और बहुत ज्यादा यहाँ पर गैप है, तो ऑलरेडी क्या होगा, आपकी क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल चाय का कप। अगर चाय क्या एकदम गरम चाय है, एकदम गरम चाय, तो क्या होता है, आपका तुरंत हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। आप रोको, जितना मर्जी रोक लो, आपका हीट ट्रांसफर होगा ही होगा। लेकिन अगर आप क्या नाते हो कोल्ड कॉफी, मतलब कोल्ड कॉफी क्या, आप ऐसे छोड़ो, आपने चाय क्या करी, आपने बनाकर छोड़ दी। अभी क्या होगा, एकदम से निवाई सी चाय हो चुकी है, मतलब एकदम गर्म नहीं है। देखो जो गर्म चाय होती है एकदम हॉट, जैसे मेरी मदर को एकदम गरम चाय पीने का बहुत मतलब शौक है, ठीक है। हल्की सी भी, मतलब अगर 1 मिनट के लिए भी रख दिया आपने, तो हल्की सी क्या होती है, ठंडी सी हो जाती है। तो मम्मी को वो चीज पसंद नहीं आती। मतलब ठंडी भी क्या होती है सर, होती तो गर्म ही है, अपने लोगों के लिए तो गर्म होती है, बट मेरी मम्मी को फिर भी ऐसा लगता है। तो जब भी चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तब हीट ट्रांसफर क्या होता है, एकदम बहुत ज्यादा होता है। मतलब जब भी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो आपका टेम्परेचर जब का हीट ट्रांसफर होगा, वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस कम होता रहता है, तो आपका हीट ट्रांसफर भी कम होता रहता है। कैसे पता लगा सर, ऐसे पता लगा, MC डेल्टा टी। जब डेल्टा टी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल्टा टी क्या होगा, कम होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो फॉर्मूले बहुत सारी चीजें बता देते हैं। एनीवेज, ओके, तो ये हो गई कहानी। तो ये अच्छा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। एक टाइप की रिवर्सिबिलिटी होती है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। एक होती है इंटरनल रिवर्सिबिलिटी, वो आपका हो जाएगा, देखो ये वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। इसे बोलते हैं सर इंटरनल रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। जो चीज इंटरनल रिवर्सिबल और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रिवर्सिबल है, उसको बोलते हैं एक्चुअल में अपन रिवर्सिबल, तो रिवर्सल का मतलब क्या है, इंटरनल एज वेल एज आपका एक्सटर्नल, ठीक है। ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑफ द साइकिल मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। यस, ये बिल्कुल बात करता है सर, ये भी बात करता है, क्योंकि अगर फास्ट होगा तो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत वगैरह आ जाती है। तो ये बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। गाइस, ओहो, हाँ, ये क्या हो गया भाई, टिक नहीं रहा। हीट एंड वर्क, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले समझते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि एक्सटेंट या फिर मास ऑफ द सिस्टम, क्वांटिटी ऑफ सिस्टम या फिर की मास ऑफ द सिस्टम के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्वांटिटी या फिर मास ऑफ द सिस्टम के ऊपर जो क्या करती है, डिपेंड नहीं करती। क्वांटिटी और मास ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब क्या है सर, देखो अगर क्या है, अगर मान लो एक डब्बा लेता हूं, मतलब मैंने एक सिस्टम ले लिया, यहां पर क्या है, प्रेशर फॉर एग्जांपल कितना है, फॉर एग्जांपल 3 बार का प्रेशर है, 3 बार का आपका प्रेशर है। हाँ, अगर मैं क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं, बीच में क्या करता हूं, दीवार बनाता हूं, या फिर मैंने बीच में क्या करता हूं, डिवाइड कर दिया। तो 3 बार का प्रेशर, यहां पर भी 3 बार का प्रेशर है, यहां पर भी 3 बार का प्रेशर हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो क्या हो गया, मतलब क्या है, जो कि मास या क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम या फिर एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब क्या है, अगर हम इसको कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर कुछ दीवारें वगैरह लगा दे, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा। तो ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको देखने मिलेगी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, है ना, वेलोसिटी, बहुत सारे आपके और देखने को मिलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर लूं वॉल्यूम, अगर इसका टोटल मिलाकर वॉल्यूम कितना था, टोटल मिलाकर वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था। लेकिन अब मैंने क्या करा, इसको बीच में से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 5 मीटर क्यूब और इसका हो जाएगा 5 मीटर क्यूब। मतलब क्या है, दोनों का वॉल्यूम क्या करते चेंज कर गया। पहले 10 मीटर क्यूब था, अब क्या हो गया, 5 मीटर क्यूब यहाँ पर आपका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम क्या करा है सर, चेंज करा है। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे समझ लो, अब मैंने इसको बीच में से डिवाइड नहीं किया, मैंने इस तरह से डिवाइड किया कि यहाँ पर कितना होगा, 6 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर होगा 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया। लेकिन प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 3 ही होगा, यहाँ पर भी 3 बार का प्रेशर होगा, यहाँ पर भी 3 बार का प्रेशर होगा। तो प्रेशर चेंज नहीं करा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो गया। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द सिस्टम, क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंट या फिर साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। देन कैपिटल एच का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी, एंट्रोपी ऐसा शो होता है। देन आपके आ गया क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, चार्ज वगैरह जो भी आपको देखने को मिलेगी, मैग्नेटाइजेशन, चार्ज, ये सब कुछ आपको क्यू से होता है, चार्ज शो होता है। ये सारा क्या आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अच्छा सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने स्टार लगा पाओ उतना ज्यादा कम है, ठीक है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्या होती है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल, और ये जो एग्जांपल है ना सर, कितनी बार पूछा जा चुका है, मतलब थक चुके हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहां पर मास तो पहले कितना था, पहले पूरे डब्बे में मास था कितना, 40 kg का, और अब मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, किसी में क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा 20, एक में हो जाएगा 20, या फिर एक में 30 हो जाएगा, एक में 10 हो जाएगा,
है ना, ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या है, मास भी क्या कर रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया। तो मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये भी क्या सर आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी क्या आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अभी बताया। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव आपस में कट गए, डेंसिटी विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, जितनी भी आपको स्पेसिफिक देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगेन देख लो, अगर ये क्या है, ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, दोनों एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव कट गया, आंसर क्या दिखा, स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी द इंटेंसिव। जिसके भी आगे स्पेसिफिक लग गया, कुछ एक्सेप्शन होती हैं लेकिन आपको उसको छोड़ दो, कितने भी आगे स्पेसिफिक लग गया तो स्पेसिफिक, अगर पूछता है स्पेसिफिक, यहां पर मैंने एंथैल्पी लिखा है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। नॉर्मल एंथैल्पी क्या होगी, वो क्या होगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जितने ये जिसके भी आगे स्पेसिफिक लग गया वो आपकी क्या होने वाली, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जो कि एक पॉइंट के लिए डिफाइन होते हैं। मतलब क्या, एक पॉइंट के लिए क्या होगा, एक डाटा अलग होगा, अगले पॉइंट पे जाओगे तो डाटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेंपरेचर, ये क्या होते हैं आपके पॉइंट फंक्शन यहाँ पर होते हैं। इवन वॉल्यूम इज आल्सो पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। यानी कि एक सेकंड को जरा थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं इसको। हाँ हाँ जी, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, मतलब जो क्या करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर मान लो ये क्या है अपना, ये आपका क्या है, बॉयज हॉस्टल, ये क्या आपका बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है ना, बॉयज हॉस्टल है ना, कॉलेज वगैरह में होता है बॉयज हॉस्टल, ठीक है। आप एग्जांपल अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, ये आपका बॉयज हॉस्टल है, और इसके बिल्कुल बाजू में, इसके बिल्कुल लेट्स से मैं अपने अपने कॉलेज का बताता हूँ, तो दिस इज बॉयज हॉस्टल, और ये बिल्कुल यहाँ पर क्या आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपका क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपका क्या है बेसिकली एक तरह से कह लो, यहाँ पर आपकी क्लासेस चलती है, ठीक है, क्लासरूम्स कह लो, यहाँ पर है, यहाँ पर पूरी बिल्डिंग बनी हुई है क्लासरूम्स की। ये आपका बॉयज हॉस्टल यहाँ पर, ये मुश्किल से कितना 100 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है, यहाँ पर। गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है, यहाँ पर। गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा, कुछ विद्यार्थीगण क्या होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे, बॉयज हॉस्टल से डायरेक्ट जाएंगे, क्लास लगाएंगे और वापस क्या मुंह उठाकर वापस आ जाएंगे, ठीक है। दीज गाइस आर वेरी मच रिवर्सिबल। पॉइंट फंक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट गए बात खत्म, पॉइंट टू पॉइंट गए बात खत्म, उन्हें आसपास से कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, कैंटीन कहाँ पर है, कैंटीन यहाँ पर है, एक्चुअली 2 कैंटीन है, कैंटीन यहाँ पर भी और कैंटीन क्लासेस के बिल्कुल एकदम वहां पर भी है, मतलब क्या होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, क्या होता है यार, मतलब ग्राउंड फ्लोर से नीचे क्या होता है, बेसमेंट के अंदर भी आपको मिल जाएगी कैंटीन। एनीवेज, कैंटीन यहाँ पर है। अब कुछ विद्यार्थी जो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप ही होंगे, है ना, आप ही होंगे, है ना, तो क्या करते हैं सर, वो पहले जाएंगे यहाँ पर कैंटीन में, क्योंकि सुबह ऐसे उठे ही नहीं, अभी 1-2 क्लास बंक मार चुके हैं, अब कुछ खाने कैंटीन में खा लें आलू के पराठे, तो पहले आलू के पराठे दबाए जाएंगे, और यहाँ से दूर की पैनी नजर से दिख जाएगा कि भैया यहाँ की जो गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई सुंदरी ने दरवाजा खोला है, खिड़की खोली है, या फिर कोई भी सिनेरियो हो सकता है ना, या फिर दिख रहा है कि कोई, अरे भाई तेरी भाभी आ रही है, या जो भी आ रहा है फलाना का ना। तो यहां पर क्लास का टाइम हो चुका है, 5 मिनट बचे क्लास के अंदर, लेकिन क्लास के अंदर नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे सर, गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगे। गर्ल्स में जाएंगे, वो भी क्या करेंगे, गेड़ियां जाके, यहाँ पर आपकी पार्किंग वगैरह मिल जाएगी, तो यहाँ से बुलेट उठाएंगे किसी की, और बुलेट उठा के यहाँ पर बुक करके यहाँ पर एकदम से थोड़ा सा अपना मतलब जो भी करते हैं आप लोग, है ना, तो यहाँ पर एकदम से एंजॉय करेंगे, जो भी कह लो आप बेसिकली। यहाँ पर घूम ले। अब क्या होगा, यहाँ से क्या जाएंगे, यहाँ से जाएंगे पार्क में, पार्क में थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, पार्क में देखेंगे जहां पर देवी जी जा रही है, वहां पर पीछे जाके थोड़ा सा स्टॉकिंग वगैरह करेंगे, जो कि मतलब हम लोग जाने ना जाने हम लोग कर देते ऐसी चीजें, है ना, करनी नहीं चाहिए, वो पता लगे, तो यहाँ पर स्टॉकिंग वगैरह करेंगे, आप थोड़ा घूम के आएंगे, जो भी घूम फिर के आएंगे, और अल्टीमेटली जब याद आएगा, भैया फोन आ जाएगा कि भैया ये तो एब्सेंट लगा रहा है, अटेंडेंस ले रहा है, तो आप भाग के आएंगे, क्लासेस में आएंगे, मुंह दिखाई करेंगे, और फिर से कैंटीन में चले जाएंगे, और फिर से प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्या हो रहा है, जो चीज क्या कर रही है, आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हो, मतलब क्या पाथ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जो लोग यहां से आ गए, इनके लिए क्या कर रही है, इनका वर्क डन क्या है, वो क्या है, कम है, इनकी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कम वेस्ट हो रही है। लेकिन जो लोग कैंटीन जा रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, गर्ल्स तो जा रहे हैं, गर्ल्स में जाके थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, वो बात अलग है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जा रहे हैं, अंदर जा नहीं सकते, आसपास जा रहे हैं, और साथ में क्या करें, अल्टीमेटली आगे जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या करें, मतलब आगे पार्क में घूम के आ रहे हैं, फिर जाके क्लास लगा रहे हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि इन्होंने क्या करा, काम ज्यादा करा, फिर रूम पे आके बोलते हैं, आई जी बहुत ज्यादा थक गए भी यार, आज तो यार बहुत ज्यादा काम हो गया, आज तो यार बड़ी थकान हो गई है यार, अपा तो हुन सब सोवांगे, ठीक है, ऐसा करके मतलब ऐसे करके जब बोलते हो तो क्या होगा, मतलब आपका क्या हो गया, थकान होगी। ये लोग क्या करें, एकदम बिंदास, ये आगे 4 घंटे यहाँ पर पढ़ लेंगे, इनसे मुश्किल से आधा घंटा भी पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये क्या सर आपके हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस, याद रखिए, ठीक है। चलिए गाइस, if we have 100% relative humidity, HRS का मतलब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपकी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपकी 100% है, 100% है, तो आपका इनका रेशियो क्या होगा, इनका सिस्टम क्या होगा, डीपीटी, डब्ल्यूबीटी और डीबीटी का फंडा क्या होगा, बताओ जरा। ह्यूमिडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका आरएसी के अंदर आता है, साइकोमेट्री के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको पता लग तो गया ही होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू पीवी अपॉन पीवीएस,
पीवी अपॉन पीवीएस, याद रख लेना बस, पीवी अपॉन पीवीएस। ये होता है वेपर प्रेशर डिवाइड बाय द वेपर प्रेशर एट द सैचुरेशन, ठीक है। होता क्या सर, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, छोड़ो यार फॉर्मूला छोड़ो, ना कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या सर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी एयर के अंदर जितना पानी जा सकता था, जितना आपका वाटर वेपर, जितना आपका वेपर जा सकता था, वो सारा का सारा वेपर क्या हो गया, अब्सॉर्ब हो चुका है। अब और क्षमता नहीं है, और क्षमता नहीं है कि उसमें और वेपर जा सके, यानी कि क्या हो चुकी है, एयर क्या हो चुकी है आपकी, सैचुरेट हो चुकी है। एयर इज सैचुरेटेड 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा, एयर इज सैचुरेटेड। जब एयर सैचुरेट होती है तो आपको बता दूं मैं, डीपीटी दैट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जहां पर आपकी फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म होती है उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो कि वेट बल्ब मतलब क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर, जो आपकी हवा जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, जिसके अंदर वेपर इंक्लूड होते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। और जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या, अगर पूरी की पूरी हवा से सारे वेपर निकाल दो, पानी की हर एक बूंद निकाल लो, तो आपका जो बचेगी एयर, जो खाली की ड्राई एयर बचेगी, इसका जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं अपन ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तीनों क्या होते हैं सर, ये बराबर हो जाते हैं, तीनों क्या होते हैं आपके बराबर हो जाते हैं, डीपीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इक्वल टू डीबीटी, ये आपके यहाँ पर रहता है। एक चीज और होती है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं अपन वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ये चीज ये भी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, ये दिस इज फॉर्मूला इक्वल्स टू डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी। डीबीटी आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा डब्ल्यूबीटी से, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर को बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। और क्योंकि दोनों के दोनों सेम हो चुके हैं, तो यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर डिप्रेशन भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। तो सैचुरेटेड एयर ये होगी, है ना, याद रखें सैचुरेटेड। ये अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1। ओमेगा क्या होता है सर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कितनी ह्यूमिडिटी होगी सर, बिल्कुल 1 हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर 1 हो जाएगी। एक काम करना, अभी आप वेदर रिपोर्ट देखना, आप चेक करना वहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, वहां पर लिखा होगा जैसे यहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ शायद, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा तो ऑफकोर्स दिखा सकता हूँ, एक सेकंड ना, लेट मी ट्राई, अगर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, लेट्स सी क्या पता आ ही जाए। आपको बस एक फीलिंग के दिखाया था, आप लोग को पता होगा वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपको पता ही होगा। आजा फटाफट से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10% इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस टाइम क्या है, 10% यहाँ पर क्या है, पानी है, 10% क्या यहाँ पर पानी है। प्रेसिपिटेशन इज चलो चांस लिखा हुआ है, एक मिनट यार, यहाँ पर वैसे 10% ही मान के चलो, 10% यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस टाइम पर है, ठीक है। एक्चुअल में 10% से ज्यादा ही लग रही है मेरे को, तो फीलिंग यहाँ पर आ रही है। एनीवेज, तो ये आपकी हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो डीपीटी हो गया, आई थिंक काफी सारी चीजें हो चुकी हैं। ओके गाइस, बढ़ते सर। साइक्रोमेट्रिक चार्ट, कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कोइंसाइड्स विद से कोइंसाइड करती है। देखो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन देखो, मैं आपको बना भी देता हूँ, ये आपका होता है, मैं आपको बना के हल्के से दिखा देता हूँ, आप लोगों को यहाँ से दिख तो रही होगा। वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन क्या होती है, इस तरह की होती है, इस तरह की जो कर्व लाइन होती है, आपसे पूछता है कर्व लाइन कौन सी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो होती है ये क्या होती है, 100% होती है, और जैसे नीचे जाते रहोगे यहाँ पर क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, मतलब 60%, 60%, 50%, 30%, 10%, ऐसे करके आपकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ओके, देन आपकी क्या थी, दिस, अगर इधर जाओगे तो क्या होगा, ये आपका होता है टेम्परेचर, मतलब ये क्या होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पर आपकी होती है ओमेगा, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। जैसे से यहाँ पर अंदर जाओगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जो ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, देन इफ आई टॉक अबाउट आपकी जो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती है, वो आपकी इस प्रकार की देखने को मिलती है, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन। सेम ही आपको लाइंस देखने को मिलती है किसके अंदर, दैट इज आपको देखने को मिलती है, दैट इज इंथैल्पी की लाइंस। इंथैल्पी की लाइंस भी आपको इसी प्रकार की देखने को मिलती है, लगभग सेम होती है, एक्जैक्टली सेम तो नहीं होती, कोइंसाइड तो मतलब कुछ केसेस में करती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको सेम देखने को मिल जाएगी, दैट इज इंथैल्पी लाइंस क्या करती है, सेम देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी और कुछ खास यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी हम लोग देख लेंगे, है ना, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन होती है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी, तो इसका स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। तो ये आपकी डब्ल्यूबीटी लाइंस है, या फिर आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस है, और ये क्या आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की आपकी लाइंस है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का ऐसे न्यू से शो करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप ये देख लीजिएगा, आराम से देख लेना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यू पॉइंट यहाँ पर आता है, बिल्कुल सर, ड्यू पॉइंट इस लाइन पे देखा जाता है। एनीवेज, R13, देखो ये आपको खुद अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आंसर ही बताता हूं आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आपको वो फॉर्मूला सा होता है ना, CnHmFp एंड क्या होता है, ClQ, ये करके फॉर्मूला होता है। दो टाइप के इसके अंदर डिवीजन आती है, एक होती है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। आप लोग देख लीजिएगा, प्लीज इसको अटेम्प्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये चीजें याद कर लो, ये थोड़ी याद करना पड़ेगा आपको। R12 किसके लिए होता है सर,
R12 डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन और आइस मेकिंग के लिए यूज होता था। तो ये आपको दिस इज मतलब ओल्ड, ये ओल्ड है, ये आपको यूज होता था, लेकिन इसमें अगेन आपको थोड़ी सी इन्वायरमेंटल चीजों की वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के अंदर कंट्रीब्यूट करने लग गया, तो यहाँ पर रिमूव हो गया। आप कौन सा था सर, यहाँ पर R134A होता है, और भी बहुत सारे हाइब्रिड आ चुके हैं, लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो R134A का ही पूछेगा, ठीक है। R22 ये भी क्या होता था, विंडो एसी और सेंट्रल एसी की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी न्यू क्या है, दिस इज द न्यू, दिस इज द न्यू एंड दिस इज ऑल्सो न्यू, तो दिस इज ऑल्सो न्यू, तो आपका अब क्या होता है R104A यहाँ पर इस्तेमाल होता है। NH3 आपको इंडस्ट्रियल आइस मेकिंग के लिए इस्तेमाल होगा, कोल्ड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल भी होता है, इसे बोलते हैं अमोनिया। NH3 इज अमोनिया, ठीक है, दिस इज व्हाट अमोनिया, अमोनिया आप लोग को पता ही होगा वैसे तो, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी होता है। ब्राइन क्या होता है आपका, मिल्क चिलिंग प्लांट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्राइन मतलब क्या होता है, नमक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। और साथ में क्या होता है CO2 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फूड रेफ्रिजरेशन के लिए। CO2 क्या बोलते हैं सर, ड्राई आइस भी बोल देते हैं, जो आपको स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर धुआं देखने को मिलता है ना, वो भी ड्राई आइस ही होती है। और एयर का इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट के एसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर एक पूरी की पूरी साइकिल भी आती है, इसे बोलते हैं एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि इसे बोलते हैं बेल कॉलमैन साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल, इसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ठीक है। बहुत सारे इसका नाम है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और भी बहुत सारी चीज नाम है, इसे जूल साइकिल भी बोलते हैं, है ना। चलो एनीवेज छोड़ो इसको, आगे बात करते हैं। तो R718 ये आप लोग पक्का कर सकते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है ऑर्गेनिक के लिए, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, उनका अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो तो वो क्या होता है सर, इनऑर्गेनिक के लिए फॉर्मूला होता है R लिखो आगे, उसके बाद क्या लिखो पीछे, देन आपका 700 प्लस एटॉमिक वेट सर उसका होता है 700 प्लस एटॉमिक वेट कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम बन जाएगा उसका। ये करके देखते सर, पूछता है क्या R718 इसका आंसर क्या है सर, बी इज द राइट ऑप्शन, वाटर इसका आंसर है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8 होता है, लेकिन यहाँ पर सॉरी गलत बोल दिया क्या, सॉरी हाँ गलत बोल दिया, एटॉमिक नंबर 8 होता है उसका, और एटॉमिक नंबर 8 होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, एक मिनट, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, न्यूज नरेट इज, एक मिनट, न्यूज ऑफ फ्रांस, हाँ 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और मास कितना होता है, 16 होता है, मास कितना होता है, 16 होता है, 16 यहाँ पर मास होता है, और H का मास कितना होता है सर, H का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, और मास भी कितना होता है, 1 होता है, और दो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, तो इसका 1 हो जाएगा 2, दोनों को प्लस करके तो आ जाएगा 18, 700 प्लस 18 इज इक्वल्स टू व्हाट, 718, तो आंसर आ जाएगा आपका, इट इज R718 इज द वाटर का हो जाएगा। देखो अमोनिया का देखोगे तो आपका आएगा R717, एयर का आएगा सर R729, और कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा R744। एक आप मुझे और बताएंगे, वही पूछ लेते कई बार, SO2 का आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, और साथ में ये भी सॉल्व करके देख लेना एक बार, ये भी सॉल्व करके देख लेना किस तरह से यहाँ पर आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो जी आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, COP ऑफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये आपके क्वेश्चन आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव करते हैं। बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, बहुत सारे लोगों का दिमाग एकदम से खटकेगा, और दे विल सिंपली टिक द ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए विद राइट ऑप्शन। कैसे होगा सर, देखते हैं जरा। COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप इज दिस मच। देखो आपको पता है COP ऑफ, अगर आपसे हीट पंप पूछता है तो क्या होगा सर, वो होती है 1 अपॉन क्या कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होती है उसको बराबर होती है, ठीक है। चलो जी, अगर आपको ये पता नहीं है तो वैसे इसका देखोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, बट अगर आपको नहीं पता बस देखते हैं जरा। हीट पंप क्या होता है, आपके यहाँ पर क्या होता है, हीट पंप, दिस इज हीट पंप। ये आपकी एनर्जी क्या करता है, लेता है, वर्क डन आपसे लेगा, और क्या करेगा, ये लो टेम्परेचर से TL मतलब यहाँ पर लो टेम्परेचर जो भी होगा आपका, सॉरी TL यहाँ पर होगा, और ये क्या होगा आपका QL हीट निकालकर, लो टेम्परेचर से हीट निकालकर हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है। QH क्या करता है, देता है ये, और हाई टेम्परेचर पर देता है। अगर आप इसकी COP लिखें, COP का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर क्या है, हीट पंप का काम है, हीट पंप का काम क्या है, हीट एनर्जी को देना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, QH विद द डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन का मतलब क्या, W वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। अच्छा जी, एफिशिएंसी क्या होती है, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय द वर्क डन। ये होती है आपकी हीट इंजन की एफिशिएंसी। वर्क डन डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाई कौन सी की सर आपने, हीट सप्लाई कौन सी किया, हीट सप्लाई होती है QH, क्योंकि यहाँ पर एक ही हीट दे रखी है, QH यहाँ पर आ जाएगी, QH विद द हीट सप्लाई, जो कि आप क्या करते हो, हाई टेम्परेचर से करते हो। देखो कुछ नहीं करना, इसी के बिल्कुल लाइन को कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो। अगर ये डायग्राम मैं ऐसे बना दूं, QH, ये आपका QL, और यहां से क्या आपका वर्क डन मिल रहा है, इसे बोलेंगे सर अपन, ये रेड वाले को बोलेंगे अपन हीट इंजन, और इस वाले को बोलेंगे अपन हीट पंप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर क्या आपकी QH दी हुआ है, अच्छा Q देखो, अब रिलेट करो, COP सर कितनी दी है आपकी 1.2, COP आपकी दी है 1.2, QH की वैल्यू कितनी दी हुई है, QH की वैल्यू कितनी, QH दिए ही नहीं सर, है ना, ये आपका रेशियो दिया हुआ इसका, ठीक है। अच्छा, ये रेशियो है इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिख दूं COP, या सकता हूं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन COP,
ये तो लिख सकता हूं, देखो ये क्या है, Q upon W है, ये अपन W upon Q है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 upon COP। तो यही तो लिखा सर, यही तो लिखा आपके सामने, COP इक्वल टू 1 upon हीट इंजन। अब क्या है, अब क्या, कुछ भी नहीं बचा सर, कुछ भी नहीं बचा, एफिशिएंसी पूछ रहा है, एफिशिएंसी पूछा है 1 upon 1.2, 1 upon 1.2 यानी कि 10 upon 12 है ना, 10 upon 12। अब बहुत सारे लोग सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, आप लोगों ने परसेंटेज क्वांट वगैरह में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल तरीके से होते हैं, अगर आप ये चीजें याद कर लो, बड़ा आसान सा होता है। इसकी वैल्यू ही क्या होती है, 0.33333, सॉरी 0.833, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 10/9 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है सर 11.11, 10.11 की, सॉरी 10.11 की कितनी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 9.09। ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, अगर आप याद कर लो तो जरा आपका फायदा रहता है ना। 1/25 कितना होता है, ये आपका, सॉरी 1/4 कितना होता है आपका, 25% होता है। 1/5 कितना होता है आपका, 50%, 20% होता है। तो ऐसी चीजें अगर याद कर लोगे तो आपको बड़ा फायदा रहता है, एटलीस्ट 1/15 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। ऐसा लोगों ने आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर इज, देखो जरा यहाँ पे मैंने बनाया क्या है ना, हाँ देखो ये देखो डायग्राम बनाया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। आप लोगों को पता ही होगा है ना, बड़े आसान सा क्वेश्चन था वैसे। देखते जरा देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, डायग्राम है, ये आपका क्या है, VCRS का डायग्राम है, VCRS का डायग्राम है, P और V का प्रेशर टेम्परेचर का मैंने ग्राफ बनाया। अगर मैं बनाता हूँ टेम्परेचर और इंट्रोपी का, टेम्परेचर और इंट्रोपी का ग्राफ बनाता हूँ, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये तो आपका कर्व हो गया, ये आपको ग्राफ देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आता है आपका 1 स्टेट, देन आता है आपका 2nd स्टेट, देन यहाँ पर आ गया आपका 3rd स्टेट, और ये आपका होता है दैट इज ये आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और ये आपका 4th स्टेट। तो ये होती है सर साइकिल, ये होती है साइकिल। ये अगर आपको डायग्राम पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं, कौन सा यहाँ पर डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार देखता हूँ जरा, यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड किया क्या, तो नहीं किया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी सर, आपकी क्या होती है एंट्री स्टेज, क्या होती है एंट्री स्टेज, क्या होती है सर आपकी, ये होती है आपकी आपका रहता है पहले यहाँ पर देखो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, हीट इनपुट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, समझ लो, सॉरी आपके कमरे में रेफ्रिजरेटर की रिगार्डिंग बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर की रिगार्डिंग बात करते हैं। तो आपके जो आपने गर्म खाना जो आपने फ्रिज में डाला है ना, जो रिलेटिवली गर्म था वो खाना आपने फ्रिज में डाला, तो यहां से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन किसकी हो रही है सर, रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट क्या होगा, हीट जो आपके खाने की हीट है उसे क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, और खुद क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा, ये इवेपोरेटेड जो जाएगा, ये कहां जाएगा, आपका कंप्रेसर में जाएगा। इवेपोरेट होकर क्या बन जा रहा है, इवेपोरेट होकर क्या बन जा रहा है, ये आपका बन जा रहा है ड्राई सैचुरेटेड वेपर। देखो ये क्या है, ये आपकी वेपर लाइन है, ये आपकी क्या है, लिक्विड लाइन है, ये आपकी क्या है, वेपर लाइन है, ये आपकी लिक्विड लाइन है। ये सबको आपको पता है, बस आपको फिर भी बता रहा हूं मैं, फिर भी आपको बता रहा हूं, ये आपकी वेपर लाइन है, ये आपकी लिक्विड लाइन है। अच्छा, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर आपको लिक्विड और वेपर दोनों को मिलता है, दोनों आपको मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेट रीजन, इसको बोलते हैं वेट रीजन। इसके बाद देखो, ये लाइन के ऊपर अगर कुछ चीज आती है, इसे बोलते हैं ड्राई वेपर, इसे बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, इसे बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है, अगर इस रीजन में यहां पर पॉइंट आता है, मतलब क्या इसके बाद आ रहा है, इसे बोलेंगे सर सुपर हीटेड वेपर, इसे बोलेंगे सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर, इसे बोलेंगे सुपर हीटेड वेपर, या फिर जिनको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, इससे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, लिक्विड। अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आपका इस पॉइंट पे कुछ आ रहा है, तो आप उसको बोलेंगे क्या, लिक्विड बोलेंगे। इससे पहले क्या आ रहा है, इससे पहले सॉरी हाँ लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले मतलब मान लो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे सर सब कूल्ड लिक्विड। सब कूल्ड लिक्विड मतलब क्या है, लिक्विड बनने के बाद भी क्या करा, कूल किया गया और ठंडा किया गया, इसे बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड, सुपर हीटेड वेपर, लिक्विड, वेट रीजन। दिस इज व्हाट वेट रीजन, ऐसे करके। तो जो आपका जो क्या होता है, मतलब जो आपकी VCRS में क्या होता है, आपका इस तरह की साइकिल देखने को मिलती है। तो यह समझा देता हूं आपको। यहाँ पर क्या हुआ, आपने हीट यहाँ पर इनपुट करी, तो आप क्या हो गए, आप एक्साइटेड स्टेट में हो गए, आपकी एंट्रोपी क्या करेगी, बढ़ेगी, और आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएंगे, मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ड्राई सैचुरेटेड वेपर की तरह यहाँ पर इनलेट होगा। तो ये क्या था सर आपका, ये था आपका इवेपोरेटर, ये आपका जाएगा कंप्रेसर। हम क्या करते हैं सर, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी हीट भी इंक्रीज होगी, और ऐसे करते हैं कि कंप्रेशन क्या हो, आइसेंट्रोपिक हो। आइसेंट्रोपिक मतलब क्या है, आपकी जो आपकी क्या कहते हैं इंट्रोपी होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर आपकी हीट होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी हीट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, कंप्रेसर को, सॉरी कंप्रेसर बोल दिया, कंडेंसर को। आपने कभी देखा हो फ्रिज के पीछे कभी गर्मी रहती है, वो किसकी वजह से होता है, और आपकी बहुत सारी जाली वाली लगी होती है, वो किसके लिए लगी होती है, वो क्या होता है, कंडेंसर होता है। आप लोग बोलते भी हैं कि या तो फ्रिज का क्या हो गया, कंप्रेसर खराब हो गया, या फिर कंडेंसर खराब हो गया। तो कंडेंसर क्या होता है कि गर्म हवा निकलती रहती है। अगर आप लोग को एसी देखा हो, एसी के पीछे से गर्म हवा निकलती रहती है, वो भी क्या होता है, कंडेंसर होता है। फिन वगैरह लगे होते हैं, आप लोग को पता होगा। एंड देन 3 से लेकर 4 के बीच में जब आता है, यहाँ पर क्या थ्रॉटलिंग होती है, यहाँ से क्या होता है, थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेशर डिक्रीज करता है, और कैसे प्रेशर पर आ जाएगा, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी आपका प्रेशर मेंटेन है, वहां पर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आपका। सबसे क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर, दैट इज वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर कंप्रेसर के अंदर घुसने से पहले उसकी कंडीशन क्या होती है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर यहाँ पर होता है। दिस इज द कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है जी, आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, देखो ये जो है ना आपके आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, आपके सिलेबस में लिखा नहीं हुआ इसको,
तो ये आपसे आपसे इसके रिगार्डिंग कोई पूछेगा तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन है जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो कभी कभी आप टिक ना मार के आ जाए, देखो याद करो, सिंपल आपको बताया भी, आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है उसका वो क्या होती है, बेसिकली रिवर्स ब्रेटन साइकिल होती है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल होती है। इसका नाम सर जूल साइकिल भी होता है, सिर्फ याद कर लो, इसे बोलते हैं जूल साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बेल कॉल्मन साइकिल, बेल कॉल्मन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। बेल कॉल्मन साइकिल भी यहाँ पर बोलते हैं। एयरक्राफ्ट की रेफ्रिजरेशन के लिए एयरक्राफ्ट में एसी जो होता है, एयरक्राफ्ट अगर आपने ट्रैवल किया कभी तो वहां पर जो एसी चलता है वो इसकी वजह से चलता है, आपका कोई नॉर्मल एसी नहीं लगा वहां पर, एक नॉर्मल एसी लगा नहीं है वहां पर, एयर मतलब एयर से ही हम लोग क्या करते हैं, एयर से हम लोग क्या करते हैं, एयर से हम लोग ठंडा करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो एनीवेज ये आपको हो गया। ये पर वीसीआरएस तो ये ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये है वीसीआरएस, ये हमको एक्सप्लेन मैंने कर दिया, ठीक है। चलो जी, नाउ थ्रॉटलिंग ऑपरेशन इन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इक्वल टू, देखो ये देखो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ये भी वीसीआरएस से है। देखो इसको वैल्यूज को छोड़ो, सिंपल सा प्रोसेस देखो यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया जो भी प्रोसेस, ये वही है, ये वही आपका प्रोसेस है, ये वही आपका प्रोसेस है। ये आपका है इवेपोरेटर, यहाँ से क्या लेगा, हीट इनपुट, यहाँ से हीट इनपुट लेगा, गर्म हो जाएगा, कहां पर जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। एडियाबैटिक लिखा हुआ है, एडियाबैटिक नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक होता है। ये आपका क्या होता है, आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, जो क्या हो, एडियाबैटिक तो हो ही हो, प्लस क्या हो, एडियाबैटिक प्लस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक को साथ में क्या हो, रिवर्सिबल हो, साथ में क्या हो, रिवर्सिबल हो। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है, हीट इंटरेक्शन कोई भी जीरो होती है। रिवर्सिबल का मतलब कोई भी लॉसेस नहीं होने चाहिए, रिवर्सिबल के रिगार्डिंग आपको बता चुका हूं। तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर में जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, कंडेंसर में जाएगा, यहाँ से अपनी जो भी हीट वगैरह इसने ली थी वो क्या हो जाएगा, छोड़ देगा, है ना, यहाँ पर छोड़ देगा, यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, हीट इन हो रही है, और फिर आपका जाएगा थ्रॉटलिंग के लिए, ये जाता है आपका कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में आपका जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर भी क्या होती है, एडियाबैटिक आपकी क्या होती है, मतलब एक्सपेंशन होती है, एडियाबैटिक क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, यहाँ पर एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन का प्रोसेस, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेशन कर रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, थ्रॉटलिंग के अंदर यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व लिखा है, एक्चुअल में ये भी ठीक है, एक्चुअल में ये भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो होता है ये आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज होता है, अभी बताया था मैं आपको, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसा यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, तो एक्चुअल में ये भी राइट ऑप्शन है। बट जो हम लोग पढ़ते हैं वीसीआरएस के अंदर, हम लोग कैपिलरी ट्यूब पढ़ते हैं, ऐसे करके ट्यूब सी होती है बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे इसको जब फ्लो करते हैं तो क्या होता है, आपका जो एक्सपेंशन हो जाती है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बस ये आपको याद रखना है, एक्सपेंशन वाल्व इज नॉट द राइट ऑप्शन, आपको देखना है कैपिलरी ट्यूब इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, देखो बड़ा ही आसान, मतलब ये तो एकदम निहायती आसान क्वेश्चन है, ये तो इससे कोई मतलब, थर्मोडायनामिक्स से कोई मतलब भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट स्टिल हम लोग बता रहे थे। देखो ये सर होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर और टेम्परेचर, पीटी, देखो बताता हूं आपको एक लॉजिक, बताता हूं ट्रिक, बताता हूं आपको एक याद करने की। अगर आपसे पूछे ट्रिपल पॉइंट जो है, अगर मैं आपको बहुत सा डायग्राम बनाऊं, मतलब क्या, पीएच डायग्राम बनाऊं, टीएस डायग्राम बनाऊं, पीएस डायग्राम बनाऊं, कोई भी डायग्राम बना दो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको सभी पॉइंट के ऊपर, कहीं पर आपको लाइन देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको रीजन देखने को मिलेगा, लेकिन जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो आपको पॉइंट देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम पे, वो कौन सा होगा, पीटी डायग्राम। देखो यहां से याद रखना है, ट्रिपल पॉइंट टी और पी से याद रखेंगे, दैट इज टी आपके यहां पर आ रहा है, पी यहां पर आ रहा है, तो अगर टी डायग्राम है, फिर पीटी डायग्राम बनाएंगे आप, तो यहीं पर आपको ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको एक लाइन देखने को मिलती है हर एक टाइप की कोई भी डायग्राम के अंदर। तो याद रख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पीटी डायग्राम के ऊपर ही क्या आपका ट्रिपल पॉइंट, मतलब टी और पी से बन गया पीटी, पी डायग्राम के ऊपर आपका क्या होने वाला है, ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.01 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है, और यहाँ पर क्या होता है, तीनों की तीनों फेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो देखते जरा, थोड़ा और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब भी हम सॉलिड से लेकर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से लेकर वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं सर, अपन बोलते हैं मेल्टिंग, इसे बोलते हैं अपन मेल्टिंग, दिख रहा है ना आपको, इसे ना कलर जूस चेंज कर लेता हूं मैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये आपका आ गया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मेल्टिंग। ये भी दिख नहीं रहा यार, हद होगी, कौन सा कलर लें, ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ओके ये दिख रहा है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, चलो एनीवेज हाँ रेड कलर लेते हैं। ओके तो ये येलो कलर ठीक था यार, येलो कलर ले लेते हैं। ओके एनीवेज हाँ, तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं सर अपन, ओहो शिट मैन, इतना टाइम वेस्ट हो गया। एनीवेज इसे बोलते हैं सर अपन मेल्टिंग, ठीक है। ओके देन वाटर से जब क्या जाता है गैस में जाता है, इसे अपन बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बोलते हैं, या फिर अपन बॉइलिंग भी बोल देते हैं, बहुत सारे केस में बॉइलिंग भी बोल देते हैं, चलेगा सर, बॉइलिंग भी चल जाएगा एक बार को, इवेपोरेशन वैसे सारा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। गैस से लेकर जब सॉलिड में आता है, इसे क्या बोलते हैं सर, इसे क्या बोलते हैं अपन, ऑप्शन आ जाएगा दैट इज, एक सेकंड ना, गैस से लेकर सॉलिड में आता है क्या बोलते हैं,
अरे यार मैं थोड़ा नाम भूल गया, ऐसे बोलते हैं एब्लिमेशन सर, बोलते हैं इसको एब्लिमेशन बोलते हैं। गैस से लेकर सॉलिड में आ रहा है तो उसको बोलते हैं एब्लिमेशन सर, बोलते हैं एब्लिमेशन बोलते हैं। मेरे को इसको याद नहीं आ रहा ढंग से, ठीक है, एक बार देख लेना आप। लेकिन क्या इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो। अगर सॉलिड से क्या जा रहा है, सॉलिड से लेकर गैस में जा रहा है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से अगर हम डायरेक्टली गैस बना दे इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक बड़ा ही एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, है ना, इन्वर्टेड फ्लास्क, ऐसे इन्वर्टेड फ्लास्क से लेते हैं हो, है ना, केवी वाले भी एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, इसका मतलब क्या प्राइवेट स्कूल वाले तो पक्का कराते होंगे। ऐसे इन्वर्टेड फ्लास्क लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ रखते हैं, मुझे उसका कंपाउंड का नाम भूल गया, और उसको जलाते हैं, और डायरेक्टली क्या होता है, वो गैस बन जाता है, ठीक है। और क्या होता है सर, हाँ गैस बन जाएगा, और फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, इस गैस को लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ठंडा सा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस गैस से क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली आपका बन जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का। 10th क्लास 9th क्लास में हम लोग करते हैं, एटलीस्ट पहली बार हमको लैब में दर्शन कराए जाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। एनीवेज सब्लिमेशन इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट, ठीक है, याद रखना। ओके, कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 6 एंड दिस। ओके फाइन, देखते जरा कार्नोट की एफिशिएंसी क्या होती है। कार्नोट एफिशिएंसी, पहली बात तो समझो कार्नोट क्या है, आइडियल साइकिल है। कार्नोट क्या है, आइडियल साइकिल है। कैसे आइडियल साइकिल है, देखो आइडियल साइकिल है, इसीलिए आइडियल साइकिल है। और साथ में इसके अंदर आपको दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके 4 प्रोसेस होते हैं टोटल मिलाकर, 2 आपको देखने को मिलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, और 2 आपको देखने को मिलेंगे कौन से, 2 आपको देखने को मिलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अभी बताया आइसेंट्रोपिक इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी क्या है, आइडियल साइकिल है। एक्चुअल में ऐसी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी होती है लगभग 100% होती है, और 100% एफिशिएंसी हो नहीं सकती, आप लोग को पता है, ठीक है। याद करेगा तरीका, भूल जाते हैं सर, भूल जाते हैं। मेरे को क्वेश्चन आई थिंक डाला भी ये वाला इसके अंदर, अपने सेट में डाला है, जो कि क्या बोलते हैं कि सर कौन से प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, जो भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको सिंपल याद रखना, देखो ये क्या आपकी आइडियल है, ये आपकी क्या है, आइडियल है। ये आइसोथर्मल क्या आइडियल है, ये भी क्या आपका, ये भी आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक। तो आई से याद रख लेंगे आप लोग, सिंपल से वैल्यू याद रख लेंगे, दैट इज आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक एंड आइडियल साइकिल, ठीक है। चलो जी, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होती है, ये सर बोलते हैं क्या, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होगी। हाँ, अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ये आपका फॉर्मूला होगा। और अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखोगे तो क्या निकलेगा, दैट इज TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TL, सॉरी TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TH, ये आपका TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TH ये बनेगा, या फिर इसको 1 माइनस TL अपॉन TH पे लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कुछ मजे लिखो। चलो जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहानी बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ 600 केल्विन और 300 केल्विन। मतलब क्या, ये आपका TH है, ये आपका है TL, और कितना वर्क प्रोवाइड किया, दैट इज वर्क भी बोलते हैं, प्रोड्यूसेस दिस मच वर्क, तो ये आपका वर्क डन दिया हुआ है। सब तो वैल्यू दे दी, आपसे पूछ क्या रहा है, हीट सप्लाइड कितनी है, क्या बच्चे वाला क्वेश्चन है ना। देखो क्या करना है सर, आपका TH माइनस TL, मतलब इसके वैल्यू पढ़ रहा हूँ 600 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके वैल्यू उठा के रख दो। यहाँ पर क्या है, 200 डिवाइडेड बाय द क्यू सप्लाइड, यही तो है सर, वर्क डन क्या आपका 200 दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका, तो यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय द क्यू सप्लाइड करना है सर। कितना काम करना है, क्या मतलब क्या करवा के रहा हूँ आपको, क्या करवा रहा हूँ, है ना। 300 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 600 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 200 आ जाएगा, क्या मतलब करा ही क्या रहा हूँ, मतलब क्या करा रहा हूँ, मतलब मजाक हो रहा है सर, मजाक हो रहा है। ये भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगे तो हो गया काम। 400 विल बी द आंसर, QS विल बी द 400, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन पूछते हैं सर, सच बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, आप लोग को पता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, आपको बता चुका हूं काफी बार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, आप लोग कर लेंगे, देख लेंगे। इफ क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होगा, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई यहाँ पर लॉसेस प्रेजेंट हो रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या करती है सर, एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या एंट्रोपी क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए बोलते हैं सर, हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ऐसा करके यहाँ पर बोलते रहते हैं। तो एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ऐसा करके इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी करेगी, इंक्रीज करेगी, देयरफॉर मस्ट इंक्रीज। कहां भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ दिस एंड दिस, हाँ अब क्या बोलते हैं, देखो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ इतना टेम्परेचर दिया हुआ है, और हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये होता है सर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 900, एक आपका टेम्परेचर लिमिट क्या है, आपकी है 900, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर लिमिट T2, कुछ टेम्परेचर लिमिट क्या हुई, T2 दी हुई है। मतलब क्या है, देखो मैं आपको डायग्राम से बना के देता हूँ हल्का सा। ये एक आपका इंजन है, ये आपका हीट इंजन है, ये आपका हीट इंजन है। यहाँ पर क्या टेम्परेचर T1 है, और ये क्या होगा, इसने क्या करा, टेम्परेचर T2 को यहाँ पर कुछ दे दिया, ठीक है, कुछ टेम्परेचर यहाँ पर लूज हो गया, और यहाँ से क्या हो रहा है, वर्क डन यहाँ से निकला है, यहाँ से क्या कर रहा है, वर्क डन यहाँ पर निकल गया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ एफिशिएंसी भी होगी, आपकी एफिशिएंसी बंद होगी। अब जो T2 है ये चला गया एक दूसरे हीट इंजन में। T2 जो टेम्परेचर है, ये आपका क्या कहता है, हमने दूसरा हीट इंजन लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, और ये क्या होगा, T3 टेम्परेचर निकालेगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपकी W2 यहाँ पर वर्क डन निकलेगा, और एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी N2 निकलेगी।
इसको बोलते हैं सर सीरीज। सीरीज में अगर आपके दो हीट इंजन क्या हो, सीरीज के अंदर हो, दो हीट इंजन अगर सीरीज में होंगे तो क्या फंडा होता है। पूछ क्या रहा है सर, पूछ क्या रहा है, तो आपका टेम्परेचर T1 की वैल्यू दी हुई है 900, T2 की वैल्यू नहीं दी हुई, T2 की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, T2 की वैल्यू पूछ रहा है, और साथ में क्या T3 की वैल्यू दी है 400, T3 की वैल्यू यहाँ पर दी है 400। देखो T2 बिटवीन ऑपरेट्स बिटवीन T2 एंड 400, T2 एंड 400, ठीक है। अच्छा जी, बोलता क्या सर, अगर दोनों के दोनों इंजन क्या है, इक्वली एफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ वन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ टू, एफिशिएंसी ऑफ वन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ टू, तो बता दो कि आपका कि T2 की वैल्यू कितनी होगी। अगर दोनों की दोनों एफिशिएंसी क्या है, दोनों की दोनों सेम एफिशिएंसी है, तो आपकी T2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो सर होता क्या सर, अगर एफिशिएंसी सेम दी हो तो T2 की वैल्यू कितनी होती है, T2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T3, है ना, अंडर रूट ऑफ T1 T3, अंडर रूट ऑफ T1 T3। अगर T2 अगर क्या है, एफिशिएंसी कांस्टेंट है, अगर क्या है, अगर आपको वर्क डन सेम दिया है, अगर W1 इक्वल टू W2 दिया है और एफिशिएंसी सेम नहीं है, तो आपकी वैल्यू कितनी होती है, तो T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस T1 प्लस T3 अपॉन 2। अगर क्या दिया है, वर्क डन सेम दिया हुआ है, अगर आपने क्या दिया वर्क डन, मतलब वर्क दोनों से क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो आपकी T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T3 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, एफिशिएंसी सेम इक्वली एफिशिएंट, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी कॉन्सेप्ट, क्या भैया कॉन्सेप्ट क्या आपका 900 मल्टीप्लाई बाय 400, उठाकर देख लो, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, इससे 100 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 9 into 4 ये आ जाएगा। 9 into 4 का मतलब क्या हुआ, 9 4 36, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 600 विल बी द आंसर, 600 will be the answer, आंसर नंबर 600, ए will be the right option, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है, आप लोग का मैथमेटिक्स तो अच्छा होगा ही, तो मैंने इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है, बहुत सिंपल सा ही है। अच्छा, अगर क्या पूछ ले, अगर पूछ ले ना ये इक्वल ये दे, ना ये आपका हिसाब से इक्वल ये दे, आपको क्या बोले, आपको बोले एफिशिएंसी ऑफ 1 है इतनी, एफिशिएंसी ऑफ 2 है इतनी, आप ओवरऑल एफिशिएंसी बता दो, एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल बता दो, ओवरऑल एफिशिएंसी बता दो, तो इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 2 प्लस माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 इनटू एफिशिएंसी ऑफ 2, ये आपका फॉर्मूला है ओवरऑल एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी ऑफ 1 दे दी, एफिशिएंसी ऑफ 2 दे दी, दोनों सेम नहीं है, कुछ और भी नहीं पूछा, ना टेंपरेचर दिया ना कुछ दिए, सिंपल पूछता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी बता दो, दोनों की कंबाइंड एफर्ट से कितनी एफिशिएंसी आपको मिलने वाली है, तो आप सिंपल ऐड नहीं करेंगे सर उसको, माइनस ये भी अलग भी फॉर्मूला लगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते सर। अच्छा, एक सीओपी भी होता है सर, ऐसे सीओपी में भी फॉर्मूला होता है, अगर दो सिस्टम एक साथ लगे हुए हैं, दो रेफ्रिजरेटर एक साथ लगे हुए हैं सीरीज के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है सर सीओपी ऑफ 1, इसे बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सीओपी ऑफ 1 प्लस COP of 2 divided by the COP of 1 plus COP of 2, तो यहाँ पर एक 1 भी ऐड हो जाता है, यहाँ पर 1 भी ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको देख लेना, ठीक है। थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे, इसको COP of 1 इंटू तो नहीं होता, नहीं मेरे ख्याल से इतना ही होता शायद, एक बार देख लेना, इसको देख लेना एक बार, इसे बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जी ये बात कर रहा है सर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों के दोनों कहां पर आती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आती है, सेकंड लॉ के अंदर आती है, सेकंड लॉ के अंदर आती है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये क्या बोलती है सर, ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं होगा जो क्या करेगा, सिंपल क्या करेगा आप, सॉरी ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं होगा जो क्या करेगा, आपका एक टेंपरेचर से क्या करेगा, एक टेंपरेचर सोर्स से हीट क्या लेगा और डायरेक्टली वर्क क्या करता रहेगा, प्रोड्यूस करता रहेगा, और कहीं भी हीट रिजेक्ट नहीं करेगा, मतलब क्या, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो ये जो बोलता है सर, ये जो बोलता है आपका दिस इज, ये आपको बोलता है मतलब क्या, एक सिंगल रिजर्वायर से हीट लेकर सिंगल रिजर्वायर से कोई भी हीट इंजन इंटरेक्ट नहीं कर सकता, दे नीड अ टू रिजर्वायर सिस्टम यहाँ पर होना ही होना जरूरी है, सिंगल रिजर्वायर से कोई भी काम नहीं करेगा, ये आपका बोलता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये पीपीएम का जो मैंने पीपीएम हमने पढ़ा ना, परपेचुअल मोशन मशीन, वही है सर, सेम चीज है, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये क्या बोलता है सर कि आपका जो हाँ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक आपके अगर हीट ट्रांसफर करना है, देखो अगर आपको पता है 30 डिग्री, अगर हम वैसे आपको पता है चाय गरम वाला एग्जांपल दिया, आपका चाय वाला एग्जांपल दिया, चाय क्या है गर्म है, चाय क्या है हॉट है, और बाहर सराउंडिंग क्या है कूल है, तो हॉट से कूल जाने के लिए तो एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है, तो आराम से चल जाएगी, आराम से क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि कूल से ठंडी जगह से आपको हीट क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है, अगर ऐसा कुछ काम करना है तो आपको किसी ना किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपको किसी ना किसी बाहर से वर्क करवाना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल क्या है, रेफ्रिजरेशन का एग्जांपल है, एसी क्या है इसका एग्जांपल है, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अगर हीट ट्रांसफर करनी है तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाहर के एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होगी या हाइट पंप की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपकी हीट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर होगी, बिना इसके आप नहीं कर सकते। तो विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन यू कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो आपके इसके बिना ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आपकी क्लॉसियस स्टेटमेंट है। और जो आपकी क्या कहते हैं, हाँ
हाँ, जो आप अगर ऐसी कोई मशीन है जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को अगर वो मतलब पास नहीं कर पाती तो वो क्लॉसियस लिमिट के साथ भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मतलब क्या, इनको सिस्टर स्टेटमेंट्स बोलते हैं। मतलब अगर एक फेल तो दूसरी ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, मशीन व्हिच वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल आल्सो वायलेट द क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, इंजन आउटपुट ये तो कर लोगे यार, सिंपल, कुछ नहीं है सर। कार्नोट साइकिल का सिंपल पूछा है, कार्नोट साइकिल का सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कार्नोट साइकिल इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ये आप खुद कर लोगे। और यहाँ पर टेम्परेचर दिए हुए नहीं दिए, अच्छा टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर TH माइनस TL अपॉन TL, ये कर लोगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर A 50 इसका आंसर आ रहा है। आप लोग कर लेंगे सॉल्व, PDF में मिल जाएगा, ठीक है। कार्नोट साइकिल अभी बताया आपको, कार्नोट साइकिल क्या होती है, आपकी दो प्रोसेस मिलते हैं आपको, आइसोथर्मल, टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। देखो ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एडियाबैटिक लिखा हुआ है, आइसेंट्रोपिक बात एक ही है सर, है ना। अच्छा, ये तो आपका प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम। अगर आपसे पूछे TS डायग्राम बताओ, TS डायग्राम बताओ, तो TS डायग्राम क्या होता है, डब्बा होता है। TS डायग्राम को डब्बा देखने को मिलेगा, कहाँ यहाँ पर वन ही नहीं है कुछ, है ना, वन यहाँ पर है ही नहीं। चलो एनीवेज, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो अगर मुझे इसको बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल। गलत बोल दिया, ये आपका होगा 1, ये आपका होगा 1, ये आपका T है, ये आपका S है। आइसोथर्मल मतलब क्या, कांस्टेंट टेंपरेचर हीट कंप्रेशन, देन आपका 2, देन आपका 3, देन आपका 4, देन आपका 4, ठीक है। चलो जी, अगर जो भी क्लोज साइकिल होती है, अगर ये पूरी की पूरी क्या है, क्लोज साइकिल का जो एरिया होगा वो क्या करता है, इसका रिप्रेजेंट TS डायग्राम के ऊपर जो क्लोज साइकिल का एरिया होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो क्या करता है आपका हीट सप्लाइड। कितनी हीट सप्लाई हुई है, हीट सप्लाइड। तो TS डायग्राम के अंदर जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, हीट सप्लाई। और PV डायग्राम के ऊपर जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ होता है, मतलब एरिया अंडर द क्लोज लूप होता है, ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, ये रिप्रेजेंट करता है आपका वर्क डन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग इज डिफाइंड द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, आपको याद करना भी नहीं है, सिंपल इसकी ट्रिक याद रख लो। एक होती है इसे बोलते हैं फुट्स मतलब क्या बोले तो पैर आपके, फुट्स। एंड एक होता है आपका गट्स। यू शुड हैव द गट्स। आप याद रखो, फुटबॉल खेलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको जूते प्रोवाइड कर दें तो भी फर्क नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, गट्स होने चाहिए। लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए आपके पास होने चाहिए, गट्स होने चाहिए। तो गट्स सिंपल याद रखना, सॉरी घट्स ऐसे याद रखना, घट्स। और ये क्या आपका फुट्स। तो खाली फुट से कुछ काम नहीं बनता, घट्स के भी घट्स आपके होने चाहिए। तो सिंपल मतलब घट्स होने चाहिए, घट से घट्स याद कर लिया। जी से रिप्रेजेंट करता है गिब्स फंक्शन। तो अगर आपसे पूछता है गिब्स फंक्शन का क्या है, तो आपका होगा H माइनस TS, ये आपका गिब्स फंक्शन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है क्या फुट्स मतलब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपका F से डिनोट होता है। तो दिस इज इक्वल टू F, तो D विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फुट्स एंड गट्स इतना याद रखना, काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्या इसमें और कुछ, हाँ दोनों के दोनों नेगेटिव रहते हैं सर, दोनों के दोनों नेगेटिव रहते हैं, तो आप ये कंफ्यूज मत होना, कहीं पॉजिटिव वाले में कंफ्यूज हो, ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं सर। इक्वेशन विच, हाँ गिब्स, देखो अगेन पूछता है गिब्स, तो हमने पढ़ लिया सर, है ना। गिब्स फेस रूल क्या बोलता है, इसका आंसर क्या है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर लोगे। देखो F यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रिपल पॉइंट, फिर से देख लो, ट्रिपल पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ट्रिपल पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। यहां पर ये ऐसा एक मात्र पॉइंट है, जहां पर क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप कहां पर जा सकते हो, मतलब फ्रीडम कहां पर है, मतलब इधर से प्रोसेस कहां से इंक्लूड हो सकता है, यहां पर जा सकते हो, आपको उस लाइन के अंदर आपको लिक्विड मिलेगा, इस लाइन के अंदर आपको सॉलिड मिलेगा, ऐसे करके यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट क्या है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आपको तीनों फेज मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या होगी, इसकी होगी 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी 0 होगी। ट्रिपल पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 0 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। यहाँ पर C क्या होता है सर, C रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स आपके सिस्टम के अंदर है, ठीक है। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है फेजेस, कौन से फेजेस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो यहाँ पर आपके फेजेस की रिगार्डिंग बात करता है। और क्या करता है आपका, दैट इज क्या कहते हैं आपका टू रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर आपका क्या है, वेरिएबल है। तो आपके दो वेरिएबल्स होते हैं। देखो हमको निकाल के दिखाता हूँ ट्रिपल पॉइंट की, मैंने क्या बोला आपको, ट्रिपल पॉइंट फ्रीडम निकालनी, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट कितने यहाँ पर आपके कंपोनेंट है एक, सॉरी कंपोनेंट कितना है आपका, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सिस्टम, हाँ ये आपके देखने मिल जाएंगे, 3 कंपोनेंट सिस्टम है। सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गलत बोल दिया मैंने। हाँ, कंपोनेंट क्या एक ही है, मतलब क्या है, वाटर। हम वाटर के रिगार्डिंग बात करें ना, वाटर के रिगार्डिंग H2 क्या है, कंपोनेंट है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर कंपोनेंट है। माइनस क्या है, फेज, कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, -3 +2 अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3, 2 और 1 कितना आएगा, 3 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 0 होती है ट्रिपल पॉइंट की। याद रखिएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ये आपको गिब्स फेस रूल के यहाँ पर बताता है आपको, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं लोग कि 2 इधर आएगा, कैसे नहीं आएगा, आपको याद रखना, सिंपल ये चीज याद रखना, बड़ा ही ज्यादा आसान चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितनी होती है, ये इसका आंसर होता है, ये एक्चुअल में कितनी होती है सर, 211 किलो जूल पर मिनट होती है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू दिस मच।
ये आपकी होती है, ये आपकी होती है 3.5167 किलोवाट भी होती है सर। यही आपकी होती है, यही आपकी होती है 50.4 कैलोरी पर मिनट, कैलोरी पर मिनट होती है। और अगर आपसे पूछता है किसके अंदर, हॉर्स पावर के अंदर पूछता है, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली मिलती है आपकी 7.49 या 7.5 के आसपास मान लो, 7.5, एक सेकंड, तो आपकी देखने को मिलती है 7.5, 7.5, एक सेकंड, टाइम कितना हो गया यार, ओके हाँ 7, ओ माय गुडनेस, टाइम काफी हो गया यार। 7.5 आपकी किलोवाट यहाँ पर देखने को मिलती है, 7.5 की सॉरी हॉर्स पावर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है आप लोग मेंशन करेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। चलो आप समझेगा, ये वाला हो जाएगा 20 ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये सर आप कर लेंगे सर, ये फॉर्मूला कर लेना सर, फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला सर, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये आप इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सर एंथैल्पी, देखो मैं आपको सीओपी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना। सीओपी इज इक्वल टू H1 माइनस ऑफ H2, ये आपका हो गया, सॉरी डिजायर्ड इफेक्ट ना, डिजायर्ड इफेक्ट होगा आपका 1 2 3 एंड 4, ये आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, H1 माइनस ऑफ H4 डिवाइड बाय द H2 माइनस ऑफ H1, ये आपका वर्क डन है। H2 आपकी वैल्यू, आपको देखो आपकी वैल्यू क्या दी हुई है, इंथैल्पी, इंथैल्पी की वैल्यू आपको दी हुई है कंप्रेशन, कंप्रेशन के ऊपर H1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है H1। इंथैल्पी आफ्टर थ्रॉटलिंग कितनी है, आपके आफ्टर थ्रॉटलिंग कितनी है, मतलब यहाँ पर क्या H1 H3 और H4 बराबर होती है सर, तो आपकी H4 यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। देन आपकी आती है सर, ये आपकी क्या कंप्रेशन, तो ये आपकी H2 है। सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका लगभग कितना कितना आंसर आ रहा है, ए सर ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा। गुड रेफ्रिजरेंट, गुड रेफ्रिजरेंट के पास क्या होना चाहिए सर, आपके पास लार्ज लेटेंट हीट होनी चाहिए और साथ साथ में लो ऑपरेटिंग प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिलना चाहिए, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो साथ में आपकी ये भी और सारी बहुत सी चीजें हैं, तो आपको याद करनी है, तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, कौन सा केमिकल डी, आंसर पहले ही आ गया, आंसर पहले ही आ गया, एनीवेज केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कौन सा होता है, देखो जरा ये डायग्राम होता है साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर, जहां पर आपकी सेंसिबल हीटिंग और साथ में डीह्यूमिडिफिकेशन दोनों हो रहा हो, आप ऐसे इसको बोलते हैं अपन केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपकी लाइन आपको देखने को मिलती है, देखो यहाँ पर क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज करता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है, हमको पहले बताया था। यहाँ पर आप जाओगे तो क्या होगा, डीपीटी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और क्योंकि आप ये ऊपर जाओगे तो आपकी ओमेगा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, नीचे आओगे तो ओमेगा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये क्या हो रहा है सर, नीचे आ रहा है, ये क्या कर रहा है आपका, नीचे आ रहा है, तो केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और साइकोमेट्रिक चार्ट एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलोस, ये तो आपको सेम बता चुका हूं, क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ओपन सिस्टम क्या होता है सर, हाँ देखो ये भी आपको बता चुका हूं, ये भी आपको बताएंगे, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इसमें से कौन से इंटेंसिव होती है आपको मैं फिर बता चुका हूं, यहाँ पर भी बता चुका हूं, ये भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ओके। हाँ, इसके अंदर क्या करना है, देखो इसके अंदर क्या करना है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर आपके। मास ऑफ वो क्या है, यहाँ पर एक स्टील बॉल है जिसको क्या कर दिया आपने, पानी में डाल दिया, तो इसका आप क्या करना है, आपको स्टेडी स्टेट टेम्परेचर उसका बताना है, वाटर का ऐसा बोल रहा है। तो देखो क्या करना है, सिंपल स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, आपकी हीट इंडक्शन, सिंपल लगाओ, कौन सा वाला, पहला लॉ लगाओ, जीरोथ लॉ लगाओ, दोनों की दोनों, हीट इंडक्शन ऑफ स्टील बॉल इक्वल टू हीट इंडक्शन ऑफ वाटर बॉल, ठीक है। मास ऑफ स्टील बॉल, ये आपका फॉर्मूला कहता है, मास ऑफ स्टील बॉल सी ऑफ स्टील बॉल देन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द स्टील बॉल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट इज मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर, ठीक है। आप लोग सिंपल कर लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्पेसिफिक दी हुई है स्टील बॉल की, तो ये आपकी दी हुई वैल्यू 0.4, देन आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है, मास ऑफ स्टील बॉल कितना है, 1 है, इसको छोड़ ही दो। देन आपका दिया टेम्परेचर 60 डिग्री, मतलब क्या यहाँ पर TH कितना था, TH होगा आपका, TH माइनस TL होगा ना, और फॉर स्टील बॉल, तो ये आपका हो जाएगा सर कितना, 60 डिग्री। TL आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, TL आपको फाइंड आउट करना है। इट इज ड्रॉप इन वाटर ऑफ TH, है ना, तो ये वाटर की वैल्यू क्या है, 1 kg। सी ऑफ वाटर कितना होता है, 4.186, ये आपकी होती है सी ऑफ वाटर, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, TH यहाँ पर दिया हुआ, TH ना, हाँ TH यहाँ पर दिया, सॉरी TH, हाँ मतलब फाइनल टेम्परेचर है ना, फाइनल टेम्परेचर, इसको T रख लो, तो T माइनस ऑफ 20, T माइनस ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देखो सिंपल यहाँ पे, सिंपल आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके तो आपका आंसर आ जाएगा। T यहाँ पर फाइंड आउट है, T यहाँ पर फाइंड आउट है, दोनों को सबसे सॉल्व करोगे, T की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगी, T की वैल्यू आंसर आपकी आ जाएगी, एंड देन दैट विल बी द 23.5 होगा। मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम पे। एब्सोल्यूट प्रेशर कहां पर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जहां पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब क्या हो जाए, सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाए, रुक जाए, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ठीक है। ये होता है सर कुछ ना कुछ, आपसे पूछता है गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर तो आपको क्या होगा, गेज प्रेशर विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका होता है क्या, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ऑफ ये वाला करके, ये वैसे आपको फ्लूइड में से क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर डाल दिया बिकॉज बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। -273 केल्विन का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन, ये क्या होगा, -273 केल्विन, ओ माय गॉड, ये तो कुछ अलग ही लेवल टेम्परेचर लिख दिया, छोड़ो उसको, है ना। The following process is irreversible throttling is the irreversible process, आप लोग को पता है, तो अभी जो एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। एनर्जी ऑफ आइडियल गैस फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
थर्मल ओके, ये देखो देखो अब देखते जरा, अब मैं आपको बताता हूँ एंड में क्या क्या पढ़ लिया। थर्मोडायनेमिक्स हीट पढ़ लिया, वर्क टेम्परेचर पढ़ लिया, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया, थर्ड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पर हमने वो भी पढ़ लिया। कार्नोट पढ़ ली, रैंकाइन हमने नहीं पढ़ी है ना। ऑटो साइकिल डीजल साइकिल हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। पीवी डायग्राम पढ़ लिया, पीडी डायग्राम पढ़ लिया, ऑफ H2O वाटर के हमने पढ़ लिया, सैचुरेटेड पढ़ लिया, वेट सैचुरेटेड पढ़ लिया, सुपरहेटेड पढ़ लिया, स्टीम पढ़ लिया, डेफिनेशन ड्राई, अच्छा ड्राइनेस की यार डालना भूल गया क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन डालना भूल गया। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ ड्राइनेस वाला क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती है सर? ये होती है आपकी मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय द मास ऑफ, सॉरी, मास ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ये आपका होता है फॉर्मूला ड्राइनेस फ्रैक्शन का, ठीक है। ये आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में आती है, 0 से लेकर 1 के बीच में आती है। इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगी, और 1 देखने को मिलेगी आपकी ड्राई सैचुरेटेड लाइन के ऊपर, ठीक है। डिग्री ऑफ सुपरहीट सिस्टम ये भी हमने पढ़ लिया, सॉरी ये हमने पढ़ लिया। रैंकाइन साइकिल हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा हमने, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, एफिशिएंसी विदाउट द पंप वर्क, ये हमने, ये पंप वर्क हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, एफिशिएंसी हमने पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं, चलो ये रहने देते, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। सीओपी पढ़ ली, ये पढ़ लिया, 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 सब पढ़ लिया। देखो क्या टॉपिक रह गया आपके, ये कुछ ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के क्वेश्चन रह गए और रैंकाइन साइकिल के कुछ रह गए टॉपिक। तो 2-3 टॉपिक को छोड़ के बाकी हमारे सारे टॉपिक क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज इस वाली वीडियो को पक्का देखना। थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, आई नो दैट, बट प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना। थोड़ा मैंने फास्ट भी बोल दिया है, 0.75 की स्पीड कर लेना, है ना, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है भैया। ऑफलाइन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप ऑफलाइन बैच यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको ये वाली वीडियो, तभी आपको यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं। प्लीज इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि आपको ऑनलाइन, अगर आप मान लो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो ऑनलाइन बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं। और जेकेएसआई का सब इंस्पेक्टर का बैच है, वो मैं खुद ले रहा हूँ, तो आप उसको भी जाकर वहां पर जीएस पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम मस्त तरह से जीएस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपको सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। अगर आपको अच्छा लगा हमारी मेहनत, तो प्लीज थोड़ा सा शेयर कर देना वीडियो को, और थोड़ा सा हेल्प भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थोड़ा सा पेस आई थिंक फास्ट था, थोड़ा एंड में थोड़ा सा फास्ट हो गया पेस, बट थोड़ा सा यार करना पड़ रहा है बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी, ठीक है। आई थिंक आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलो भाई, थैंक यू सो मच, सी इन द कमेंट्स। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो कमेंट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगा, पिंड कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं जाके। और मैं कमेंट के अंदर बैठा रहता हूं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आई तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। और अगर रिक्वायर हुआ तो मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पर इंटरेक्शन करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गाइस टेक केयर, एंड हमेशा की तरह जय हिंद।